नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और हमारे साथ प्रोग्राम में आ गए विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी प्रोग्राम में पहुंचने वाले हैं। आज बात उस घटना की करेंगे सबसे पहले जिसकी पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा हो रही है, ट्रंप पर एक और जानलेवा हमले की कोशिश। और ये क्यों इतनी बड़ी घटना है कि हम इस प्रोग्राम की शुरुआत इस घटना से कर रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। ये आप देख रहे हैं, कल से पूरी दुनिया में यही तस्वीरें चल रही हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे हैं। बीती रात वॉशिंगटन में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान फायरिंग हो गई। 2500 लोग थे उस होटल के अंदर, जहां ट्रंप थे, ट्रंप की वाइफ थी, वाइस प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी रूबियो थे, मतलब जितनी कैबिनेट थी उनकी सब थे। FBI का चीफ भी होगा, CIA का चीफ भी होगा, स्पेशल सर्विस का चीफ भी होगा। तब भी ये फायरिंग की घटना हुई वॉशिंगटन के होटल हिल्टन में। राष्ट्रपति अमेरिकी ट्रंप, इनके अलावा फर्स्ट लेडी मेलानिया, उपराष्ट्रपति JD वैंस समेत तमाम वहां पर सभी हस्तियां वहां वॉशिंगटन में जितनी होती हैं वो सब थी। हमलावर ने होटल के बॉल रूम के बाहर फायर किया। ट्रंप और गेस्ट बॉल रूम के अंदर थे। फायरिंग के बाद होटल के अंदर बाहर दोनों तरफ अफरा तफरी मच गई। गोलीबारी होते ही भारी हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी फौरन स्टेज पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने पूरे वेन्यू को संभाला और ट्रंप को सबसे पहले अपने साथ लेकर के गए। हर आदमी को कहा गया कि वो टेबलों के मेजों के नीचे छुप जाए। ट्रंप ने भी ऐसा ही किया और फिर वहां पर पहुंचते हैं स्पेशल सर्विस के लोग, सीक्रेट सर्विस के लोग, और फिर ट्रंप को और फर्स्ट लेडी मेलानिया को घेर करके वहां से बाहर ले जाते हैं सुरक्षित। अब आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं, इस बॉल रूम में मौजूद सारे गेस्ट डर के मारे टेबलों के नीचे छुप गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस तस्वीर को देख करके कि ये उस हॉल में है, ये उस हॉल की तस्वीर है जहां अमेरिका का राष्ट्रपति बैठा हो, नाच गाना चल रहा हो, पीछे बैंड म्यूजिक चल रहा है, सब लोग वाइन पी रहे हैं और इतने में दनादन तनादन गोलियों की आवाज आनी शुरू हो जाए। अब इस फायरिंग के मामले में FBI जांच करेगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान जो हमलावर था उसके बारे में भी कुछ बताया है, और वो व्यक्ति जो है कौन था इसकी सारी डिटेल भी सामने आई है। पूरे घटनाक्रम पर ट्रंप ने भी अपनी बात रखी है, और एक तस्वीर में केवल वो व्यक्ति दिखाई दे रहा है। इसमें आपको इतना पता तो लगेगा ना कि ये आदमी होटल के अंदर चला गया, और वो जो हॉल है जिसके अंदर ये सारी डिनर चल रहा है, उसके बाहर आकर के उसने गोलियां चलाई और एक पुलिस वाले को गोली लग भी गई। वो पुलिस वाला जिंदा केवल अपनी बुलेट प्रूफ वेस्ट की वजह से बच गया। इस घटना को मिलाकर ट्रंप के ऊपर 3 उनके असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। मतलब 3 बार ट्रंप को मारने की कोशिश हो चुकी है पिछले 2 साल, बल्कि 2 साल से भी कम वक्त में। एक बार आपको मालूम है वो तस्वीर, उनके कान को छूती हुई गोली चली गई थी। फिर एक बार वो अपने गोल्फ रिजॉर्ट में थे तो वहां पर एक आदमी जो है वो घात लगा के बैठा था, उसको पुलिस वालों ने, सीक्रेट सर्विस ने पकड़ लिया। और फिर अब ये तीसरी घटना। आपको मैं हर एंगल से पहले ये तस्वीरें दिखा देता हूं, पहले पूरी स्क्रीन पर और पूरी आवाज के साथ। तो ट्रंप दिख रहे हैं साफ साफ कि ट्रंप को कैसे बचा कर ले जाया जाए। एक एक करके एक गेस्ट को बाहर निकाला जा रहा है। 2500 लोग थे अंदर, 2500 लोग। बट ये सब सीक्रेट सर्विस के लोग हैं, जो जैसे हमारे यहाँ पर SPG होती है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है, ऐसे ही वहां पर सीक्रेट सर्विस होती है। लेकिन इस सीक्रेट सर्विस पर सोचिए कितना बड़ा सवाल है कि इनके होते 1.5 साल में अमेरिका के राष्ट्रपति, और एक बार कैंपेन के दौरान था तो आप कह लीजिए वो पूर्व राष्ट्रपति थे उस वक्त, लेकिन उनको भी सुरक्षा सीक्रेट सर्विस ही देती है। तो 3 बार एक व्यक्ति के ऊपर हमले की कोशिश हो चुकी है। लोग डरे सहमे टेबलों के नीचे छुपे हुए हैं, कोई रो रहा है, लोग चीख रहे हैं। ये सब कुछ हुआ बीती रात वॉशिंगटन DC में, होटल हिल्टन, जहां पर व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर चल रहा है। आप देखिए इसी के कुछ सेकंड के बाद सब कुछ, सारी अफरा तफरी फैलना शुरू हो जाती है। ट्रंप को भी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। अब आइए बात करते हैं कि घटना बड़ी क्यों है। उससे पहले एक बार ट्रंप ने जो बताया इस पूरी वारदात के बारे में, एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर उसके बाद ये बात होगी। ट्रंप जैसे आदमी जिसके बारे में पहले ही कहा जाता है कि वो क्या सोचते हैं, कैसे, क्या उनकी थॉट प्रोसेस है, उनको क्या चीज़ें ट्रिगर करती हैं, वो जो कहते हैं, जो करते हैं, उसके पीछे कोई वाकई कोई बहुत गहरी सोच होती है या इम्पल्स होता है। और अगर कोई इम्पल्सिव आदमी के ऊपर 3 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट हो जाए, जो पूरी दुनिया पहले ही उथल पुथल कर चुका है, तो इसीलिए ये घटनाएं पूरी दुनिया को डराने वाली हैं। एक बार सुनते हैं ट्रंप की बात।
That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. And see a man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's great shape. त्रिपाठी जी भी आ गए हैं सर, बहुत स्वागत है आपका भी एक बार। लेकिन जरा हमलावर को लेकर के जो कुछ जानकारी और है वो मैं आपको बता दूं। फायरिंग करने वाले आरोपी का नाम है कोल टॉमस एलन, 31 साल का हमलावर है ये। और ये कोल टॉमस एलन कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला है और पढ़ा लिखा व्यक्ति है। 2017 में उसने कैलटेक्स से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हुई है। 2025 में कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री भी ली है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हमलावर की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। ऐसा आदमी, ये उसकी एक तस्वीर ये भी आ गई है, पढ़ा लिखा आदमी, मास्टर्स डिग्री जिसके पास हो, और वो इस हद तक जो है प्रेरित था कि मैं किसी की जान लूंगा, ट्रंप की जान लूंगा। ट्रंप जहां मौजूद है वहां जाकर के वो हमला कर रहा है। जल्दी से सर, अच्छा चले मैं आपको चश्मदीदों की बात एक थोड़ी देर के बाद मैं सुनाता हूं आपको। ये जो हुआ है इसका मैं सर गलत तो नहीं कह रहा। जब ट्रंप पर गोली चली जो कान को छूते हुए निकली, ट्रंप इलेक्शन कैंपेन के वक्त ट्रंप इलेक्शन जीत गए, उसके बाद उनके ऊपर एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है। अमेरिका में तमाम विश्लेषकों ने और पर्सनल बिहेवियर को स्टडी करने वाले लोगों ने लिखा कि ऐसी घटनाओं का हर व्यक्ति के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, और वो जो फैसले लेता है, अगर वैसे पद पे बैठा हो जो अमेरिका का राष्ट्रपति का पद है, तो ऐसी घटनाएं उसके फैसलों को भी प्रभावित करती हैं। और एक बार, तीसरी बार फिर और वो घटना हुई। मैं तो चौथी जोड़ता हूं आप इसमें। आपको याद होगा अभी कुछ हफ्ते पहले की खबर है ना, और ट्रंप ने ही बताया था कि कैसे ईरान ने एक पाकिस्तानी आदमी को कुछ पैसे देकर के उसको ट्रंप के ऊपर हमला करने की पूरी वो पकड़ा गया, लेकिन पूरी योजना जो है उसकी तैयार कर ली गई थी। अब उस आदमी को क्या लग रहा है कि सारी दुनिया मुझे मारने के लिए, सारी दुनिया मुझे मारना चाहती है, मेरे देश के लोग भी मुझे मारना चाहते हैं, ईरान भी मुझे मारना चाहता है, इसमें तो मेरा पाकिस्तान फेवरेट फील्ड मार्शल का देश भी शामिल है। मैं वो बात कर रहा हूं सर। ये बहुत गंभीर बात भी है और सही है कि उस पर असर पड़ेगा। जो इलेक्शन वाला था वो हमने उस दिन भी देखा ही था कि जिस तरह से उनके कान के पास से गोली गई थी। और इस घटना में भले ही वो बॉलरूम के बाहर है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है सर। एक तो कॉरेस्पोंडेंट्स का डिनर, जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स का डिनर है, व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट खुद वहाँ पर मौजूद है, 2500 लोग मौजूद हैं, सीक्रेट सर्विस के, मतलब सीक्रेट सर्विस तो हमेशा ही उनके साथ रहता है, लेकिन इस तरह के आयोजन में तो और ज़्यादा सुरक्षा इंतजाम देखे जाते हैं, वहाँ पर किया जा रहा है। वैसे ट्रंप साहब को मुझे नहीं पता है, क्योंकि जितने दिनों में हमने देखा है उसमें इन सब घटनाओं का असर पड़ता है, या बिना घटना के भी वो वैसे ही रहते हैं। जितनी उथल पुथल उन्होंने दुनिया में की है, उनमें इन घटनाओं को शामिल करने की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन फिर भी एक खतरनाक बात भी है। और ये चिंता की बात है कि कोई भी, देखिए आप उनसे खुश हों, नाराज़ हों, ये सब ठीक है, लेकिन स्टेट हेड्स के खिलाफ इस तरह के यदि कातिलाना हमलों की घटनाएं बढ़ती हैं तो ये दुनिया भर के लिए चिंता की बात है जी। मतलब वो एक अलग इशू है कि ट्रंप कैसे बिहेव करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन कोई भी स्टेट हेड और खासतौर से यूएस प्रेसिडेंट को लेकर इस तरह की बात है तो दुनिया में सुरक्षा को कैसे आप देख सकते हैं। एक तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, और फिर क्या वो और ज़्यादा गुस्सा में हो जाएंगे ट्रंप साहब? वही मुझे तो लगता है, मतलब वो और गुस्सा में आ जाएंगे कि मैं इन सबको ठीक कर दूंगा, वो अलग बात है। लेकिन मैं व्यक्तिगत उस पर निजी तौर पर भी देख रहा हूँ कि एक स्टेट हेड और सर आपने भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा देखी बड़ी नजदीक से जी। हाँ, आपने, मुझे नहीं पता, शायद व्हाइट हाउस भी गए हो आप? व्हाइट हाउस गए हूँ, व्हाइट हाउस के अंदर भी गए होंगे आप? व्हाइट हाउस गया हूँ, व्हाइट हाउस के बाहर तक तो मैं भी 2 बार गया हूँ। आप वहां पर सड़क पे पाँव नहीं रख सकते, ऐसी सुरक्षा होती है। एक्चुअली व्हाइट हाउस तो पूरा का पूरा जैसे हमारे यहाँ ये रायसीना हिल है उस तरह का ही इलाका पूरा का पूरा है वहाँ पे। और एक राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति जब थे तब उस पर 3 हमले हो जाएं, 3 हमले हो जाएं, बड़ी बात। ये भी मुझे लगता है रिकॉर्ड होगा केवल कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति पर इतनी बार जानलेवा हमले हुए। 3 बार अकेले ट्रंप के ऊपर हमले हो गए। पहले तो इस घटना का पूरी दुनिया में क्योंकि शोर है, त्रिपाठी जी क्या कहना है आपको? मैं एक बात वैसे और कहना चाह रहा था, भारत सर से कह रहा था, अमेरिकी लोग इतने इनएफिशिएंट हैं, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ। ये बात बड़े गंभीर चिंता की बात। एक राष्ट्रपति की सुरक्षा में बार बार ऐसी चूक हो रही है जी। नहीं देखिए, सबसे पहले तो स्वस्थ रहें ट्रंप साहब, प्रसन्न चित्त रहें और थोड़ा वो वाला डांस ऐसे वाला करते रहें। लेकिन अमेरिका उनकी प्रेसिडेंसी में हेल होल बन गया है, नरक।
गंध, कबाड़, ये स्थिति हो गई अमेरिका की। अमेरिका की स्थिति ये हो गई है कि वहां जब दुनिया का सबसे टॉप का सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है, उसमें एक आदमी गोली चलाते हुए तर चला जाता है और एक सिक्योरिटी वाले को गोली भी लगती है, वो तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए था, पहने रहते हैं। लेकिन इसने अमेरिका के खोखलेपन को और ध्वस्त होते, पराजित होते, पराभव की ओर बढ़ते अमेरिका की असली शक्ल दुनिया को दिखा दी। अब ट्रंप, उनके ऊपर अलग अलग हमले होते रहे, उनके ऊपर जिस तरह से हमले हुए, सचमुच वो जान बस जाते जाते बची थी। तो हम ये तो नहीं कह सकते जो अमेरिका में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसके तुरंत बाद से चलने लगी, आज सुबह से आप देखिए तो अमेरिका का जो सोशल मीडिया है या वहां के जो लिखने पढ़ने वाले वो कह रहे हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। जैसे अपने यहाँ वो सीरियल नहीं आता था, अपने पे हमला करा लिया, दया कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन जरा सोचिए, जो सीक्रेट सर्विस का ये तमाशा, और हम तो देख रहे हैं, तो हमको तो आज थोड़ा मतलब ऐसे वक्त पे ये सब बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन थोड़ी हंसी आई। मैंने उस पूरे घटनाक्रम का वीडियो कई बार देखा और सचमुच क्या इनके सीक्रेट सर्विस एजेंट इस तरह से काम करते हैं? उसको हीरो बताया जा रहा है जो टेबल लांघ के और आगे आके और बढ़िया शानदार राइफल लेके खड़ा हो गया। दो लोग जो सफारी सूट में आके खड़े हो गए, उनको हीरो बताया जा रहा है। तो वो हीरो हैं उनके। लेकिन क्या सचमुच ये स्थिति हो जाए कि पूरी तरह से चेक्ड, पूरी तरह से एक एक की गेस्ट लिस्ट तैयार? ये कोई पब्लिक अरेंजमेंट नहीं था, ये व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट डिनर था जिसमें हर एक का पूरा डिटेल वो पहले से ही सरकार के पास होता। वो जो गेस्ट है वो तो ऑलरेडी सिक्योर्ड वाले लोग, मतलब एक तरह से कहें कि उनकी तो सबकी स्क्रूटनी डेली हो चुकी है। वहां पर कोई आदमी आएगा और इतना आगे तक आ जाएगा कि उन सिक्योरिटी वालों को घेरा बनाने की नौबत आ गई। वो भी ऐसे लग रहा है, मतलब मुझे तो थोड़ा खेल तमाशा ज्यादा लगा। उस सीक्रेट सर्विस एजेंट का तो मैं इसमें मजाक बनता हुआ देख रहा हूं। और फिर से मैं कह रहा हूं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को दुनिया का हेल होल बना दिया है, नरक बना दिया है। अब इससे कैसे अमेरिका वापस आएगा? वो जो मागा था, मैं कहता था कि मागा से मां की तरफ बढ़ गए, मेक अमेरिका अलोन। अब तो ये हेल होल बन गया है। इस हेल होल से निकलेंगे कैसे, उसकी बात करते हैं। एक ट्रंप से एक सवाल हुआ कि क्या इसके पीछे ईरान हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भाई वो वहां तो उनका मुकदमा चल ही रहा है एक पाकिस्तानी आदमी के ऊपर कि उसने ट्रंप को मारने की साजिश की ईरान के साथ मिलकर। तो ट्रंप से पूछा गया कि साहब क्या ईरान हो सकता है इसके पीछे? ये क्योंकि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ट्रंप के मन में इसका जवाब हाँ है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर जो होगा फिर वही है, जो होगा फिर ट्रंप ही सोचेंगे। सुनते हैं उसका जवाब क्या था। Is there any indication that this shooting could have been linked to the war in Iran? I don't think so, but you never know. We're going to know a lot. We have the best people in the world working on it, and we're going to know a lot. Please. तो उन्होंने पहले अच्छी बात है कि ट्रंप ने पहले ये कहा कि आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता, इसकी जांच हो रही है। और मतलब ये अगर मान लेना कि ईरान कुछ ऐसा इतनी बड़ी साजिश करके और उस जगह तक किसी हमलावर को घुसा देगा जहां ट्रंप अंदर बैठे हुए हैं, भाई ईरान की भी मैं तो कहूँगा बहुत बड़ी कामयाबी होती है ऐसा, अगर वो करने में केपेबल होता तो। लेकिन मुझे भी नहीं लगता ट्रंप ईरान ऐसा नहीं करेगा। मतलब हो सकता है ईरान समर्थक कोई आदमी हो जो अपने आप इस गुस्से में आ जाए। ऐसी बात चल जरूर रही थी जब से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुआ था। दो बातें बहुत साफ कही जा रही थी कि अब अमेरिका के लोगों के लिए पूरी दुनिया में खतरे बढ़ गए हैं, चाहे वो जहाँ कहीं भी रहें, चाहे वो इंडिया में रहें, पाकिस्तान में रहें, कहीं भी रहें। और उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हैं। तो राष्ट्रपति के खिलाफ साजिश न हो, अभी इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और यदि ईरान इसमें सक्सेसफुल हुआ होगा तो मैं इसको नाकामी मानूंगा अमेरिका की, और ईरान की सफलता मानूंगा कि कोई जहां प्रेसिडेंट का जो है वो बैठक चल रही हो, पत्रकारों के साथ डिनर चल रहा हो, और वहां बॉलरूम के आगे आकर के कोई गोली चला दे, शॉट फायर कर दे। वैसे अमेरिका का इतिहास रहा है, अमेरिका का तो इतिहास रहा है कि उनके कम से कम 4 प्रेसिडेंट तो मारे गए हैं। अब्राहम लिंकन से लेकर के कई प्रेसिडेंट, जॉन ऑफ कैनेडी, वे सब मारे गए हैं। और 6-7 और रोनाल्ड, अच्छा मज़ेदार बात है, रोनाल्ड रेगन पर भी अटेम्प्ट हुआ था इसी होटल में 1981 पर जी, सेम होटल, और वो बच गए थे। तो
इसमें अभी इसको इनकार नहीं किया जा सकता है कि वहाँ पर ईरान ने कोई साजिश नहीं की होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिका, अभी उन्होंने कहा कि वी हैव द बेस्ट पीपल, वी हैव द बेस्ट एयरफोर्स, वी हैव द बेस्ट नेवी, वी हैव द बेस्ट इंटेलिजेंस, और उसकी हालत ये हो कि वहाँ पर जा कर के बंदूक लेकर के कोई पिस्टल लेकर के वहाँ तक पहुँच जाए और फायरिंग कर दे 3 बार। तो ये अपने आप में बताता है कि अमेरिका का जो सुरक्षा कवच है वो कितना कमजोर है। सोसाइटी कितनी डिवाइडेड है इनकी? नहीं, सोसाइटी तो है ये ही। तो गोरा आदमी निकला ना, नहीं, ना मुसलमान निकला ना एशियन निकला। बिल्कुल, यदि ये तो अच्छी बात है कि न मुसलमान निकला न एशियन निकला। यदि ऐसा होता तो एशियन पर सामता पड़ती। अभी तो हम लोगों ने पॉडकास्ट उनका देखा है, पॉडकास्ट अमेरिका के पॉडकास्ट में कैसे उन्होंने भारत और चीन के लिए बात किया है, अफ्रीकन के लिए कैसे बात करते हैं, श्वेतों अश्वेतों के लिए कैसी बातें करते हैं। तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में यदि कोई अश्वेत पकड़ा जाता या कोई एशियन पकड़ा जाता, तब तो देखते पूरी तस्वीर ही, नैरेटिव ही अलग अलग बदला हुआ होता। प्रोफेसर साहब, आपके हिसाब से इसका आपको लगता है कि ट्रंप की साइकी पर कोई ऐसा प्रभाव हो जो उनके फैसलों में दिखे? नहीं, ट्रंप की साइकी पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे पहले भी हमने देखा था, जो बटलर में वो इंसिडेंट हुआ था, जब वो उनके कान पे कुछ होती हुई गोली गई थी और वो फिस्ट दिखा रहे थे, जो एक तरह से रेजिस्टेंस का एक सिग्नेचर भी बन गया ट्रंप का उस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान। और 1981 के बाद ये पहली घटना हुई है कि या तो सिटिंग या फॉर्मर प्रेसिडेंट पे किसी ने अटैक किया हो। और इतने ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, जुलाई में हुआ 2024 में, सितंबर 2024 में, और अब तो इसको देख के लग रहा है कि क्या एक सीक्रेट सर्विस सचमुच क्या सीक्रेट ही है, किसी को पता नहीं चलता है कि क्या करते हैं। और ऐसे होटल में आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं पढ़ रहा था बहुत डिटेल्ड इस पर, तो इस होटल में मेटल डिटेक्टर होटल में नहीं लगे थे। वो जो बॉलरूम जहां हो रहा है वहां पे मेटल डिटेक्टर लगे थे, वहां पे सिक्योरिटी थी। यानी आप होटल में आ जा सकते थे, खाना पीना खा के रहने के लिए आराम से आप आ जा सकते थे। इस्लामाबाद में हमने देखा है कैसा उन्होंने शहर ही बंद कर दिया जेडी वांस के आने पे। तो ये एक और चीज को दर्शाता है कि पॉलिटिकल वायलेंस अमेरिका में अब बहुत तेजी पकड़ा। देखा आपने, एक कंजर्वेटिव लीडर था चार्ली कर्क, उसका भी मर्डर हुआ। और ये कहना कि रिपब्लिकन्स ज्यादा एग्रेसिव हैं, कंजर्वेटिव हैं, ये भी गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चार्ली कर्क को मारने में कोई ना कोई तो एक नॉन रिपब्लिकन का भी हाथ था। और इसके पहले भी हमने देखा है कि जो वायलेंस का एटीट्यूड है अमेरिकन में वो बढ़ता जा रहा है। एक तो गन कल्चर है, वो हम उसको नकार नहीं सकते, लेकिन अमेरिकन स्टेट का फेलियर एक राष्ट्रपति को पूरी तरह से बोली अभी तक। जी, ट्रंप के लिए नफरत, हाँ, कहने का मतलब इनके देश में ट्रंप, इनके लिए नफरत कितनी है? असली बात तो वही है ना, वही हम करेंगे। ट्रंप के लिए जो नफरत है वो बड़ी बात है। सुरक्षा तो देखिए, एक तो सुरक्षा के लिए हमेशा ही समझना चाहिए कि 100% भी सिक्योरिटी हो तब भी कोई स्पेस बना ही रहता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में जितनी घटनाएं हुई हैं उसमें सिक्योरिटी नहीं रहती हो, भारत में। लेकिन ये बड़ी खतरनाक चिंता की बात है कि उनको लेकर जो नाराजगी बढ़ रही है, जो दुश्मनी बढ़ रही है, और मैं कह रहा हूँ कि वो ईरान ने नहीं किया होगा, लेकिन ईरान समर्थक लोग हो सकते हैं, या जो अमेरिका जो कर रहा है, खासतौर से ट्रंप साहब जो कर रहे हैं, उसको लेकर लगातार नाराजगी बढ़ रही है। दुनिया भर के देशों में जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया ओवरऑल, उसको आप देखिए ना, जिससे आपने जहाँ शुरुआत की कि उथल पुथल पूरी दुनिया में उन्होंने कर दी है, तो उससे जाहिर है कि नाराजगी उनके लिए लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन तीसरी बार अटैक हुआ इसलिए सिक्योरिटी पर जा। और एक वीडियो में और देख रहा था, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, यदि आप शायद देख सके, जो मुझे थोड़ा सा हैरानी का लग रहा है, इसलिए मैं चर्चा नहीं कर रहा, कि ये जब ये सिक्योरिटी वाले, सीक्रेट सर्विस वाले जो लोग ले रहे हैं, तो वो कुछ लोग पहले आके जेडी वैंस को पकड़ के ले जाते हैं, और 1 सेकंड का फर्क है कि उसके बाद वो राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर पता नहीं, वो तो आपको ज्यादा पता होगा। वो तो मुझे लगता है हर किसी का प्रोटेक्टिव मार्क होता होगा ना, प्रोटेक्टिव मार्क होगा, लेकिन अगर मैं सुरक्षा कर्मी हूं तो मुझे एक जिम्मेदारी है कि मैं राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई प्रोटेक्टिव मार्क नहीं, मतलब मैं कोई गलती नहीं कर रहा, लेकिन मुझे, और उसका कोई मैं दोष भी नहीं देख रहा। ट्रंप काफी देर तक थोड़े झुक के ऐसे रहे, काफी देर तक वो वैसे रहे, जबकि साफ हो चुका था कि गोली चल चुकी है, उसके बावजूद। सर, आपकी बात रहेगी पूरी। हाँ, तो ये पॉलिटिकल वायलेंस का एक, आप कहें ना, एक साइकिल अभी चलने वाला है। और ट्रंप काफी पोलराइजिंग फिगर है, जिस तरह से बातें करते हैं और जिस तरह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका में उन पर अटैक हो। और अमेरिका, आप ये मान लीजिए कि बहुत सालों से इससे अछूता रहा है। जब से ट्रंप आए हैं फिर से वो पॉलिटिकल वायलेंस, एक तो 61 के आसपास हुआ, फिर 81 में रोनाल्ड रेगन पे हुआ, अब ये हो रहा है। तो
गन कल्चर इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आप किसके किसके हाथ में गन है आप जानते नहीं। हमारे यहाँ तो कम से कम ये है ना कि लाइसेंस देते हैं तो कम से कम एक रेस्ट्रिक्शन है। अमेरिका में वो कोई नहीं, कोई भी अपनी गाड़ी में लेके जा सकता है, लेकिन सुरक्षा में चूक हुई है और इसका भी एडवांटेज उठाया है ट्रंप साहब ने। उन्होंने कहा कि हम बॉलरूम इसीलिए बना रहे हैं अपने व्हाइट हाउस में क्योंकि वहां ऐसे सुरक्षा इंतजाम थे, हमें होटलों में जाके बॉलरूम में इस टाइप की डिनर नहीं करना पड़ेगा। और वो काफी कंट्रोवर्शियल रहा है कि उस पर एक बात मैं और कह रहा था अभी पीछे लाइटर टोन में, अब ये पाकिस्तान तो नहीं जाते, जो चर्चाएं चल रही थी ना कि अगर ईरान के साथ कुछ बातचीत आगे बढ़ जाए तो मैं इस्लामाबाद जा भी सकता हूं, वो इस्लामाबाद वाले तो इस्लामाबाद में निकल नहीं पा रहे। लेकिन सर अब तो चिड़िया भी वहाँ पे पर नहीं मार रही, अब क्यों नहीं जा रहे वहाँ? वहाँ तो बहुत अच्छे इंतजाम किए उन्होंने। त्रिपाठी जी, नहीं, वहां जाने आने का सवाल नहीं। मूल बात यह है कि क्या ट्रंप अब भी सीरियसली इस जो पूरा दुनिया का उथल पुथल वाला कार्यक्रम चला रहे हैं उसमें कुछ पॉज बटन दबाएंगे या नहीं दबाएंगे? मूल बात ये है। आपको क्या लगता है? उनका कल का एक स्टेटमेंट मैंने देखा तो उन्होंने कहा कि अब अमेरिका के लोगों को अपने जो डिफरेंसेज हैं उसको पीसफुली जरा हैंडल करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी बात कही। ये ट्रंप जैसे व्यक्ति का, जो आदमी रोज ही मारकाट पे लगा हुआ है, कोई भी उसको नापसंद है तो उसके बारे में कुछ कह रहा हो, राह चलते किसी को फायर कर दे रहा हो, अपने आर्मी के जो सेकंड नंबर कमांड है उनको हटा दे, नेवी कमांड हटा दे, मतलब उस व्यक्ति का जिसका तय ही नहीं कि क्या करेगा। चलती वॉर में आर्मी चीफ और नेवल चीफ दोनों हटा दिया। और वो आदमी कह रहा है कि नहीं, हमको जो अपने ग्रीवांसेज हैं, डिफरेंसेज हैं, उसको पीसफुली एड्रेस करना चाहिए। तो अब तो कम से कम थोड़ा समझ में आ जाए। और ईरान में फिर कह रहा हूं, अगर उनको थोड़ा मतलब इच्छा है छाती चौड़ी करने का तो करने दीजिए ना। तबाह हो चुका है वो देश भाई। आप वहां के लोगों के बारे में सोचिए और दुनिया के बारे में सोचिए। मैं ये कहता हूं कि अब इसके बाद भी उनको समझ में आ जाए। और अच्छा है कि ईरानी नहीं है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू होता है, ईरान ही किसी को कह के मरवाएगा ऐसा नहीं होता है। मतलब मैं थोड़ा दूसरी बात कह रहा हूं। इसमें क्या होता है कि वो एक ऐसी कौम है जिनके मन में इसको लेके जिहाद आता है और उनको लगेगा अच्छा एक आदमी है। अब ये जो ये साहब ये हैं, ये तो कैलिफोर्निया वाले, ये तो नहीं लग रहा है कि उनसे कोई प्रेरित है, लेकिन पता नहीं क्या हो। तो ट्रंप को भी जरा रुक के जरा सोचना चाहिए कि आखिर हम ये जो कर रहे हैं वो कहां तक लेके जाएंगे और उससे क्या अमेरिका को कोई फायदा हो रहा है। दुनिया का छोड़ दीजिए, क्योंकि दुनिया की तो चिंता करते नहीं है, दुनिया को तो तबाही के लिए आए हुए हैं, लेकिन अमेरिका को भी अगर कोई फायदा नहीं हो रहा है तो पॉज बटन दबाइए और जो उन्होंने कहा कि पीसफुली एड्रेस करना है उसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप को स्वयं से करनी। एक बात और, ट्रंप की सारी आइडियोलॉजी जो है वो जो आदमी ऐसे जंगें शुरू करे, किसी देश के राष्ट्रपति को उठा के ले आए, तो हम कैसे ना कहें कि वायलेंट है। इनकी मतलब ये वायलेंस से इनको कोई परहेज नहीं है। ट्रंप को, ट्रंप कहीं से अकोमोडेटिंग नहीं है। तो ट्रंप को आप किसी भी खांचे में कि भाई ये आदमी लचीला है, इसकी सोच में जो आज कल उन्होंने कहा कि भाई डिफरेंसेस को हल करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सोचिए, ये इनकी खुद की सोच में कहीं नहीं है। ये किसी को कोई एक इंच स्पेस देने वाला आदमी नहीं है। लेकिन जरा दूसरी तरफ का भी सोचिए ना, जिनको ये कहते हैं क्रिमिनल लेफ्ट, क्रिमिनल, जिनको इन्होंने वामपंथी घोषित किया हुआ है। और एक वक्त में अमेरिका में, आज तो ऐसा नहीं रह गया, एक वक्त में अमेरिका को किसी को वामपंथी कहना उसको टेररिस्ट कहना ही था। हाँ। अगर आप किसी को वामपंथी कह दीजिए तो वो गाली थी। और वहां आज भी किसी को वामपंथी कहना वो एक स्लर है। और ट्रंप तो खुल के कहते हैं कि डेमोक्रेट और ये सब वामपंथी लोग हैं। वो उनमें कौन सा लिबरल पना है? ये हमारे यहाँ 20 बात की लिबरल वर्सेस रेस्ट की बात होती है सर, हार्डलाइनर वर्सेस लिबरल। जो जिस तीनों बार जो हमलावर पकड़ा गया वो गोरा था। तीनों बार जो हमलावर पकड़ा गया उसकी सोच, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं कि वो फ्री पैलेस्टाइन के बारे में सोचता है, वो दुनिया में खुलापन होना चाहिए, आजादी होनी चाहिए, उसके बारे में सोचता है। उसके लिए वो जान लेने को तैयार है और वो लिबरल है। जो आदमी कत्ल कर सकता है वो लिबरल कहलाता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक अपना एडिटोरियल छापा था और उस एडिटोरियल में उसने कहा था कि अमेरिका के जितने भी बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी जो दुनिया में अच्छे माने जाते हैं वो सब वामपंथियों के चारागाह हैं। यानी कि वहाँ उन्हीं की नर्चरिंग होती है। आप हार्वर्ड से लेकर के बाकी सभी का कैलटेक से पढ़ा आपने ले, तो मैंने आपको कहा ना कि, और जब ट्रंप आए तब ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने कहा कि अब जितने उनकी फंडिंग थी, फंडिंग को कट कर दिया। स्कॉलरशिप था, स्कॉलरशिप को कट कर दिया। लिबरल आर्ट्स में जितने भी पैसे खर्च होते थे उन सबों को कट कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जोड़ करके इसको देखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिसे हम बार बार कहते हैं अमेरिकन सोसाइटी के लिए कहते हैं बड़ा लिबरल सोसाइटी है, बड़ा ओपन सोसाइटी है, मुझे ऐसा नहीं कहीं से नहीं दिखता है।
ये सोसाइटी बहुत ही इसमें कट्टरता है। हम कैसे ये भूल जाते हैं कि अश्वेतों को एक ढंग से सिविल वॉर की तरफ लेकर के चले गए थे और 4 साल तक वहां पर सिविल वॉर चला। अश्वेत उनको राइट्स नहीं दिया जाता था। ये जो अमेरिकन सबको दुनिया में शिक्षित करते हैं ह्यूमन राइट्स का, डेमोक्रेसी का, अपने यहाँ डेमोक्रेसी नहीं दे रहे थे भाई। अश्वेतों को, जो उनका इंडिजिनस पॉपुलेशन था, उसको ये राइट नहीं दे रहे थे। कल बोल रहे थे कि अमेरिका, चाइना यहाँ बच्चे पैदा करने के लिए, तो अमेरिकन सोसाइटी अपने आप में क्या है? अमेरिकन सोसाइटी अपने आप तो बाहर के लोगों से ही तो आकर के बनी है। ये जो गोरे सारे चिट्ठे हैं वो सारे के सारे वहां के सारे लोग थोड़े हैं, यूरोपियन से, यूरोप से आए हैं, दुनिया के हर जगहों से आकर के वहां पर जाकर के बस करके अमेरिकन सोसाइटी खड़ी हुई है। एक बात बहुत जरूर है, ट्रंप को अब अपने ऊपर सस्पिशन जिसे कहते हैं ना, डर, उनके मन में जरूर आएगा। और ये डर कैसे निकलता है मुझे नहीं मालूम है, जान का डर, लेकिन हाँ, जान का डर वो उनकी पॉलिसी इंटेंट में भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा। बंगाल के इलेक्शन की बात करेंगे। आज तारीख हो गई साहब 26, मतलब आज प्रचार खत्म हो जाएगा सर? 26 नहीं, कल खत्म हो जाएगा। 1.5 दिन बचा है प्रचार का। अब शुरुआत में मैं वो सवाल क्लियर कर लेता हूं क्योंकि फिर वो आखिर में मुझे पूछना पड़ता है, बंगाल कौन जीत रहा है? तो हमारे पैनलिस्ट की राय अभी तक की जो है, त्रिपाठी जी ने कहा जीत रहे हैं, विजय जी ने कहा अभी मुझे नहीं लगता, सरागी जी ने कहा बिल्कुल जीत रहे हैं, प्रोफेसर साहब ने कहा मुझे भी नहीं लगता। राइट सर, इसमें कोई चेंज आ गया और पिछले 48 घंटे 24 घंटे में तो हम भी जान लेंगे। लेकिन अब इसके आगे विजय जी ब्रेक में कहते हैं कि ब्रेक की बात यानी सर, अब इसके बाद सवाल है ममता जी अपना चुनाव जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी। हमने कल भी इस पर आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमारे सहयोगी पवन नारा वो जाकर लोगों से भवानीपुर में बात कर रहे थे कि भाई क्या लगता है आपको। वहां खुलकर ममता के खिलाफ बोलने वाले भी मिले और ममता का समर्थन करने वाले भी मिले। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वहां का डेवलपमेंट दिखाऊंगा। शुभेंदु अधिकारी प्रचार कर रहे हैं और उनसे वो सवाल हुआ जो इस सेकंड फेज का एक मूल सवाल है, मूल सवाल। और वो सवाल शुभेंदु अधिकारी से एक आम बंगाली नागरिक ने कर दिया चलते चलते, ये इसका जवाब देके जाइए मुझे। जवाब दिया गया। अब वो पूरी वो बातचीत आप सुनेंगे। उससे पहले ममता बनर्जी जो ये जा रही है, मंच से तस्वीर दिख रही है ना आपको, ममता बनर्जी भवानीपुर में प्रचार कर रही है। भवानीपुर का मतलब है कलकत्ता। कलकत्ता में ममता बनर्जी का जहां घर है वहां ममता बनर्जी प्रचार कर रही हैं और उन्होंने कहा ये बीजेपी वाले परेशान कर रहे हैं, मैं परमिशन लेकर के रैली कर रही हूं। देखो इन्होंने अपना स्पीकर बजाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा मैं माफी चाहती हूं लेकिन ये अपमान है, इस अपमान का बदला जरूर लीजिएगा। अब ये दोनों बातें हो सकती हैं, या तो ये ममता जी की स्ट्रैटेजी हो, भाई रैलियों में वो दिन में 40 सभाएं करती होंगी, हर रैली में एक ही बात बोलती हैं जाके, कोई बात नहीं है छूट जाएगी, बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये मैसेज ज्यादा बड़ा है क्योंकि हमारे जैसा हर मीडिया कर्मी फिर उसकी चर्चा करेगा कि ममता जी अपना मंच छोड़ के चली गई, तो ये तो और ज्यादा प्रचार है। फिर उस बहाने उन्होंने कहा ये अपमान है, इसका बदला लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पिछली बार भी तो यही कहा था उन्होंने कि ये अपमान किया जा रहा है बंगालियों का। तो ममता बनर्जी क्या वही कार्ड खेल रही हैं? अब आप देखिए हुआ क्या, ये जो भवानीपुर की सीट है आगे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के बीच में ही है। प्रॉब्लम ममता जी की है कि एसआईआर ने बहुत सारे समीकरण बदल दिए हैं, वहां पर लगभग 50,000 वोट कट गया है। और बीजेपी ये कह रही है और दावे के साथ कह रही है कि पिछली बार भी ममता हारी थी अपनी सीट नंदीग्राम की, इस बार वो यहां से जरूर हारेंगी। चुनाव प्रचार के दौरान कल ममता बनर्जी मंच से इसलिए उतर गई क्योंकि नजदीक में शुभेंदु अधिकारी की रैली हो रही थी और वो उनको और ज्यादा नापसंद था कि चलो एक तो बीजेपी और उस पर भी शुभेंदु क्योंकि उनके अपने घर से निकले हुए व्यक्ति हैं। और ये वाकया है चक्रबेरिया रोड का, और कुछ ही दूरी पर शुभेंदु अधिकारी की भी रैली चल रही थी और वहां बहुत नारेबाजी कर रहे थे बीजेपी के वर्कर्स और लाउड स्पीकर की भी तेज आवाज आ रही थी। तो ममता जी ने आपा खो दिया। अब आप सुनिए ममता जी को। এই দেখুন সামনে চিৎকার করছে যাতে আমি মিটিংটা করতে না পারি। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেবো। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না, এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েশন। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমায় ক্ষমা করবেন, যদি পারেন ভোটটা আমায় দেবেন, আমার সিম্বল নাম্বার 2। বাট এর প্রতিবাদে আপনাদের কিন্তু ভোটটা দিতে হবে। আমাকে মিটিং করতে পর্যন্ত দিচ্ছে না। আমাকে মিটিং করতে আমি পারমিশন নিয়েছি অফিসিয়ালি, ताओ। तो क्या माजरा है? ये गुस्सा था या गुस्से का दिखावा था या क्या अंदर की कोई बेचैनी थी त्रिपाठी जी? नहीं देखिए, एक तो ये कि आपने कहा कि कुछ अगर किसी को बदलना हो तो बदल ले, तो अब मतलब अभी तक मैं कह रहा था कि हो सकता है हो जाए ना हो,
148 होगा, 150 होगा, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी, ऐसा मुझे पक्के तौर पर लगता है। और भवानीपुर में ममता बनर्जी चुनाव हारने जा रही है। उनकी स्थिति जो वहां है, यह संभव नहीं है कि इतनी ताकतवर नेता चुनाव प्रचार हो कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं इस वीडियो की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं जो अभी आप तुरंत देख रहे हैं कहानी कुर्सी की में। मैंने कल से सोशल मीडिया पर कई वीडियो देखे जहां बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की टीम आई, आमने सामने की भिड़ंत हुई, भिड़ंत मतलब नारेबाजी हुई, और उसके बाद दोनों लौट गई। ये ममता जी वाला बंगाल नहीं है, ये तो परिवर्तन वाला बंगाल है। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये तो 4 मई को जनता तय करेगी। ये मेरा अपना अनुमान मैं बता रहा हूं कि मुझे अब कोई संदेह नहीं दिखता है। नंबर 1, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और नंबर 2, ममता बनर्जी विधानसभा नहीं पहुंचेंगी। ये दोनों बात अब तय होगी। इस घटना में क्या आपने पढ़ा? नहीं, ये घटना उसी का एक हिस्सा है, जिसको कहेंगे एक्सटेंशन है, विस्तार है उसी घटना का। वरना आप सोचिए ना, ऐसी नेता वो कहेगी कि हम छोड़ के मंच चले जा रहे हैं। और पिछले मतलब 1 सप्ताह में शायद दूसरी तीसरी घटना है जिसमें वो, जिसको कहते हैं ना कि आदमी कहता है छोड़ दो भाई, अब जाने दो, कुछ उस अंदाज में आ गई। वरना ममता बनर्जी तो किसी बात पे भी डांट के फटकार के भगा देंगे। ये सरेंडर की भावना है, ये सरेंडर की भावना है। आप बताइए, आप चुनाव में आप गए हैं, किसी को आज तक ऐसा देखा है क्या कि सामने वाला आ गया और फिर हम मंच छोड़ करके भाग गए? ममता जी टेम्परामेंटल तो हैं। देखिए, टेम्परामेंटल होना अपनी बात है। टेम्परामेंटल होकर के चुनाव आदमी लड़ता थोड़े है। जब चुनाव में जाता है तो पूरा उसके मैथमेटिक्स, गणित उसके दिमाग में होते हैं, और आपके लोग आपको सुनने आए हैं। देखिए, सामान्यतः सुनने के बाद भीड़ बुलाया जाता है, ऐसी सभाओं में भीड़ लाई जाती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या ये हो। लेकिन उसमें भी कुछ अपने कमिटेड कार्यकर्ता होते हैं, कमिटेड लोग होते हैं। सारे के सारे उस भीड़ में वैसे ही लोग तो होंगे नहीं। लेकिन ममता बनर्जी जिस तेवर से वहाँ से गुजरी हैं, वो एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन दिखता है। नहीं तो ये कहते हैं, देखिए ये हमको अपमानित कर रहे हैं, हमको बोलने के लिए हमारी सभा को खराब कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। अरे भाई, आपको कौन माना? आपकी स्पीकर, आपके पास लाउड स्पीकर नहीं है क्या? आपके पास भी तो लाउड स्पीकर है, आपके पास भी माइक है। आप बोलने में तो कहीं किसी से कम नहीं है। आप तो उछल करके, जय श्री राम बोलता है कोई आदमी तो उछल करके, कूद करके उसको धमकाना, आप भरे सड़क पर आप धमकाना शुरू कर देती हैं। ठीक है। ये ऐसा लगता है कि वो समझ गई हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें एक लाइन और जोड़ दूं, ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी, ऐसे ही लगा दीजिए फिरहाद हकीम और राकेश सिंह की। पोर्ट सीट से फिरहाद हकीम की भी सीट फंस गई। 50% से अधिक मुस्लिमों वाली सीट है, लेकिन पोर्ट सीट भी इनकी फिरहाद हकीम की फंस गई है। तो नेता और उसका सेनापति दोनों चुनाव हारने जा रहे हैं। वैसे टीएमसी ममता जी का ये भवानीपुर का जिम्मा फिरहाद हकीम के ऊपर ही है। अब वो बातचीत जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो देखिए आप। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य शुभेंदु अधिकारी से बंगाल के चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे थे, पब्लिक के बीच में इंटरव्यू कर रहे थे। वो इंटरव्यू चल रहा था। अब शुभेंदु के लिए सवाल पब्लिक के बीच में से आया। इंटरेस्टिंग है ये भी। वहां मौजूद एक शख्स ने शुभेंदु अधिकारी से पूछा कि ये बताइए, ये भद्र मानुस किसके साथ जाएगा? सर, भद्र मानुस वो भद्र लोग, अपर क्लास इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा आदमी जो नहीं है बीजेपी का साथी अभी तक। वो वहां से पूछ रहा है एक आदमी, बताइए ये भद्र मानुस का क्या होगा? दूसरा सवाल आया कि इस बार शुभेंदु ये बताइए भवानीपुर से ममता को हरा पाएंगे? अब ये इंडिया टीवी के इंटरव्यू में पब्लिक के सवाल किस व्यक्ति से जो सीएम चेहरा है लगभग बीजेपी का, उससे हो रहे हैं, और भवानीपुर में हो रहे हैं जहां पर ममता बनर्जी सामने कैंडिडेट है। सोचिए आप कितना मजेदार होगा, देखिए। ये भद्र मानुस इस बार किस तरफ जाए, क्यों हमेशा ये लोग डिसाइडिंग फैक्टर रहते हैं। इसका अभी भी काफी कुछ वो थोड़ा सा डिस्टेंस मन में आशंका है, वो लोग किधर जाएंगे। देखिए, हम लोग का पिछले लोकसभा वोट से अर्बन एरिया का जो एडुकेटेड पीपल, मैं इसमें बंगाली और बंगाली नहीं करूँगा, ममता बनर्जी ये हिंदी और बंगाली करता है। इसका चाल है, कभी भी उर्दू और बंगाली नहीं बोलता। उसका बीच भी तो 2 भाषा है, कुछ लोग उर्दू में बात करता है, कुछ लोग बंगाली में बात करता है। लेकिन कभी ममता बनर्जी से मुख से उर्दू भाषी मुस्लिम, बंगाली भाषी मुस्लिम नहीं जाता। हिंदी और बांग्ला करता है हमारी सनातन को तोड़ने के लिए, एक तो एक चक्कर। इसलिए मैं जो भाषण में करता हूँ, बंगाली और हिंदी स्पीकिंग बंगाली
आप लोग 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से 5 पीढ़ी से बंगाल में है। बंगाल में आप सब दे रहा है, देश को इनकम टैक्स जीएसटी दे रहा है। आप यहाँ 100 200 400 500 अभी तो एक आपका बिजनेसमैन के साथ मुलाकात हुआ, 3000 लोग को नौकरी दिया, सब बंगाल के लोग को तो मिला। इसलिए मैं ये बात बोलता हूँ, मैं आपको आई एम नाउ कंक्लूड माई आंसर। पिछले लोकसभा चुनाव से पश्चिम बंगाल में अर्बन एरिया का एजुकेटेड पीपल को वोट बीजेपी को दे रहा है। पिछले लोकसभा में आप एनालिसिस के लिए कलकत्ता में ऐसे 54 वार्ड है जहां बीजेपी को लीड हुआ है, ये पहली बार। पूरा प्रदेश में ऐसे 77 कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी है जहां बीजेपी पहली बार लीड किया है। इसलिए द एजुकेटेड पीपल दोज हु आर रिसाइडेड इन अर्बन एरिया, स्पेशली म्यूनिसिपैलिटी एंड कॉरपोरेशन एरिया, दे आर नाउ इन फेवर ऑफ चेंज। आई थिंक भद्रो लोग का तो दादा बात होगा ही है, लेकिन ये होना चाहिए क्यों भवानीपुर की सीट आपको इस लॉजिक से ममता को जरूर हरा देंगे। ये तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बीजेपी कोशिश कर रहा है, लाने का काम तो आपका है। तो कल बोल दिया, कल गाँव के जमाने से आपको वोट देता है ना, गांव का लोग खुल के वोट कर दिया। आप शहर का भद्रो लोग है, यू आर द ओपिनियन मेकर, you are the conscious people, you are the educated people, you are the modern people, you should come out your house and cast your vote. तो ये बातचीत देखिए हो गई। हमारे सहयोगी बार बार कह रहे थे आई सर इंटरव्यू की बात करें, लेकिन ठीक है, वो नेता तो पब्लिक से कनेक्ट ये बड़ा शानदार हो गया। मतलब भले ही वो इंटरव्यू उस तरह से नहीं दे रहे, लेकिन इससे बढ़िया इंटरव्यू क्या होगा सारी चीजें। और क्या कहा उन्होंने कि गांव के लोगों ने वोट कर दिया भाजपा को, अब आपके शहर के पढ़े लिखे एजुकेटेड भद्र मानुस की बारी है। और आपने कुछ वार्ड भी बता रहे थे कि इतने वार्ड हमने ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछली बार जीते भी थे कोलकाता में, और फिर वो कह रहे थे कि आप ओपिनियन मेकर हैं, आपको तो हमें वोट करना ही चाहिए। अब अगर ये जिस वर्ग की बात हो रही है, अगर ये बीजेपी के साथ चला गया इसका कुछ सेक्शन, क्योंकि यही इसी को अट्रैक्ट करने के लिए बीजेपी लगी हुई है बरसों से, तो फिर बचता नहीं कुछ ना सर ज्यादा। ये हो जाएगा तो फिर नहीं बचता। लेकिन वो खुद भी कह रहे हैं शुभेंदु जी कि गांव का वोट तो हमें मिल गया, अभी आपको तय करना है शहर का। तो इसका मतलब अभी वो वहाँ पर, और ये जो पूरी सेकंड फेज है वो मोस्टली अर्बन और सेमी अर्बन इलाका है, और उसमें भद्रलोक का बड़ा हिस्सा है। और हम लोग बार बार ये बात करते रहे कि क्या भारतीय जनता पार्टी बंगाल की भारतीय जनता पार्टी बन पाई है। बंगाल की भारतीय जनता पार्टी मतलब भद्रलोक उसे एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो एक डिसाइसिव फैक्टर वाली सोसाइटी है, कम्युनिटी है। और कोलकाता खासतौर से जहाँ पर ये 38 सीटें हैं उसमें तो बहुत बड़ा मसला करता है। वहाँ कितना निकल के आता है उससे बड़ा होगा। और फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि बदलाव तय हो जाए तब तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बने ऐसा क्यों मान के चलें। और ममता बनर्जी नहीं हार सकती ये भी मैं कभी नहीं मानता, है ना। इनविंसिबल बहुत सारे नहीं है, मुख्यमंत्री हारे हैं। अरे ममता जी स्वयं हारी भाई, हाँ खुद भी हार गए, लेकिन सब लोग हारते हैं। चुनाव जीतने वाले ही लोग हारते, जो चुनाव लड़ते हैं वो जीतते हैं हारते हैं। और एक काम तो कर ही दिया SIR वाले ने, 50% काम तो कर दिया ना इलेक्शन का। अब केवल जनता को ही करना है थोड़ा सा बचा हुआ काम। आप अभी कह लीजिएगा, रुकिए थोड़ा 10 सेकंड में वो कह ले अपनी बात, उसके बाद देखिए पूरे ग्रेटर वो जो टर्मिनोलॉजी समझा दीजिए। भद्र मानुष, भद्र लोग, अर्बन एजुकेटेड। हाँ, भद्र मानुष एक अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास होता है, लेकिन अगर आप सामान्य भाषा में समझें तो वो बंगाल में होता है अपर कास्ट हिंदू, सीधी बात है। भद्र लोग और भद्र मानुष तो, और ज्यादातर अब ये इसको भी और नीचे थोड़ा करना है तो कायस्थ और ब्राह्मण। हाँ मतलब क्योंकि उनमें वैसा डिवीजन नहीं, अर्बन कलकत्ता में वैसा डिवीजन नहीं है क्योंकि शादियां ज्यादातर इंटरकास्ट हो रही हैं। खैर, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो अर्बन मिडिल क्लास है वो बीजेपी को अभी तक आत्मसात नहीं कर पाया। ये मेरा असेसमेंट बहुत दिन से रहा है। एक तो कहीं ये बीजेपी का भी असेसमेंट है सर। जी हाँ, और उसका कारण भी है। उसका कारण ये है कि इनके जो सिंबल्स हैं वो कतई बंगाल के नहीं है। जैसे मैंने बार बार कहा, जैसे हम भगवान राम कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में तो हम लोग के लिए भगवान है, उन लोग वहां राजा राम कहते हैं। आप समझे, राजा हैं, किंग।
और उसी तरह उनके जितने भी आप कहें गॉडेसेस उनमें ज़्यादातर महिला संतात्मक जितने भी गॉडेसेस हैं, काली, दुर्गा, सरस्वती, इनको प्रेज किया जाता है। तो उनके साइकी में अभी तक वो भगवान राम, और इस बार आपने देखा होगा जय श्री राम के नारे बहुत कम लग रहे हैं, और शायद उसी वो जो पिछले बार उनसे कसर पूरी रह गई थी बीजेपी की, वो इस बार पूरा करना है। तो लेकिन भद्रलोक यहाँ का, कैलकाटा का एटलीस्ट पढ़ा लिखा है, जो अपने आप को बहुत उसका मन बदल रहा है क्या? नहीं, मन नहीं बदल रहा है, मुझे नहीं लग रहा है, एटलीस्ट ममता बनर्जी के नाम पे। और 14 में से 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी में देख रहा था, सब में 50% से ज्यादा टीएमसी को आए हैं, यानी कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन हो तो हो जाए। वैसे तो सर आप देखिए, जो सिंबल्स को लेकर के जो बात होती है, भद्रलोक है ना, सिंबल्स को लेकर के जो बात होती है ना, ये जो अमिताभ का है, एक बड़े स्कॉलर हैं हैंसन करके, उन्होंने भी ये कहा कि बंगाल इसलिए नहीं पहुंच पाती है कि राम वहाँ का देवता नहीं है। मुझे लगता है ये कोई बड़ा तार्किक बात नहीं है, इसलिए है क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो शक्ति क्षेत्र माना जाता है। हमारे भारतीय वांग्मय की दृष्टि से यदि कहेंगे तो हमारे यहाँ भी एक संघ का बंटवारा है। जैसे आप दक्षिण चले जाते हैं तो वो शिव का क्षेत्र है, उत्तर चले जाते हैं शिव का क्षेत्र है, जो आप यदि पश्चिम की तरफ जाते हैं गुजरात ये सब है, ये वैष्णव क्षेत्र माना जाता है। जो उत्तर भारत का ये जो इलाका है, जो अयोध्या, ये सब वैष्णव है। और वो जो है जिसे आप बंगाल कहते हैं, आसाम कहते हैं, वो शक्ति क्षेत्र माना जाता है। तो स्वाभाविक है वहाँ पर देवी की पूजा ज़्यादा होती है, और उसी से चूँकि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार भी प्रभावित रहा है, इसलिए बिहार के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि दुर्गा पूजा बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, सरस्वती पूजा बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। उतना आपको सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा आपको उत्तर भारत में, आपको अन्य जगहों पर, दिल्ली में नहीं मनाया जाता। उतनी बात नहीं है ना सर, उनको बीजेपी के इश्यूज डाइजेस्ट नहीं होते, सिंपल। दूसरे नहीं, उसका ऐसा कारण नहीं है। जो श्यामा प्रसाद की धरती हो, जो विवेकानंद और अरविंद की धरती हो, उनके सिंबल्स क्या इनसे अलग थे? जो भारतीय जनता पार्टी के आज के सिंबल्स हैं, उनके सिंबल्स तो उनसे अलग सिंबल्स नहीं थे। बंकिम के सिंबल्स क्या अलग थे? बिल्कुल अलग नहीं थे। तो इसलिए ये कहना कि उसके कारण ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका मूल कारण ये रहा है कि कांग्रेस के बाद वहाँ पर लेफ्ट जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर इनरोड्स किया, और लेफ्ट इंटेलेक्चुअलिज्म जो है वो उनके मानस में ऐसा रहा जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहा। अब उस भद्रलोक के आप देखते होंगे कि बुद्धदेव भट्टाचार्य जब, या उसके पहले जो चीफ मिनिस्टर थे ज्योति बसु, धोती कैसा पहनते थे? धोती और कुर्ता एकदम बगाबग, जिसको हम बिहार में कहते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट करता था बंगाली एलीट क्लास के साथ, है ना। और अभी वो कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, 25 लाख कायस्थ की जनसंख्या है, उसको भी ध्यान में, वो भी भद्रलोक के ही हिस्से हैं। अब ये एलीट वर्ग जो है शुभेंदु जी बनाने की कोशिश कर रहे थे इंटरव्यू में। नहीं, शुभेंदु जी बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी वाली भी, और अगर चीफ मिनिस्टीरियल एम्बिशंस हैं तो उसकी भी एक, जिसको कहें कि उनके ऊपर ये बाउंड है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये काम लगातार किया है, और भारतीय जनता पार्टी से ये ज़्यादा बड़ा काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। पिछले एक दशक से संघ के कई बड़े स्तर के पदाधिकारी, और उनमें से कुछ तो अब दिल्ली में हैं, कुछ दूसरी जगहों पर है, नेशनल लेवल पर वो टॉप जो थर्ड लेयर होती है उसमें वो शामिल हैं, वो लोग वहां इसी काम में लगे रहे। और आप इसको यूं समझिए, जिसको बार बार ये कहा जाता है ना, उसको मैं सुनता हूं तो मुझे थोड़ा अजीब इसलिए लगता है क्योंकि मैं इलाहाबाद प्रयागराज से हूं, जहां दुर्गा पूजा और हर थोड़ी दूर पे दुर्गा पूजा का पंडाल और वो सब, वो सामान्य बात होती थी। वहां जो बंगाली समाज है वो उतना ही मुखर है, उतना एक्टिव है। पता चला दशहरा हो रहा है, 10 दिन की हमारे यहाँ दशहरा होता है, चौकी निकलती, और वहीं पे दुर्गा पूजा भी बगल में हो रही। तो मुझे समझ में आता है डिफरेंस कहां है। ये डिफरेंस पैदा किया गया, ये लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोगों ने कहा कि हमारा कल्चर, हमारा संगीत, हमारी संस्कृति, हमारा गाना, हमारा खाना, हमारा वेशभूषा, वो उन्होंने जानबूझकर उसको एक तरह से कहे कि कट करने की कोशिश की, क्योंकि उनको लगता था कि ये एक वॉल है, एक दीवार है कि कोई भी नेशनल पार्टी ना आ पाए। और विशेष करके उनको उस वक्त भाजपा से खतरा नहीं था, उस वक्त उनको लगता था कि कांग्रेस लौट के ना आए, और इसीलिए वो ये काम करते रहे। लेकिन पिछले 1-1.5 दशक में बहुत कुछ बदल गया है। और मुझे जो कलकत्ता जाते इधर दिखा, इस चुनाव में तो नहीं जा पाया मैं, लेकिन
वहां का भद्रलोक अब उसको ये नहीं ठीक लगता है भाई कि ये मरा सा एकदम सोया सा, आप चले जाइए तो एकदम गिजबिज करता हुआ कलकत्ता, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पूरा का पूरा शिफ्ट होने जा रहा है। और फिर से मैं वो लाइन दोहराता हूं, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता है। अच्छा, एक बार शुभेंदु का मैं एक दावा भी आपको सुना देता हूं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ममता बनर्जी के पास इस बार कोई समर्थन नहीं है और इसीलिए वो कैंपेन ग्राउंड से भी भाग रही है। कोशिश कर रही है कैंपेन को। आदमी नहीं था, कुर्सी था, जनता नहीं था। कुर्सी था, स्टेज था, एलईडी लाइट था, 500 पुलिस था, 50 पत्रकार था, कैमरा था, जनता नहीं था, उसलिए भागी। राहुल गांधी कह रहे हैं जो बीजेपी देश में करती है वही टीएमसी बंगाल में कर रही है। उनका कुछ नहीं है, कांग्रेस का कुछ नहीं है, साइन बोर्ड है। एफआईआर करेंगे बोल रहे हैं सर। साइन बोर्ड है। वो उसी कार्यक्रम के जिसमें ममता बनर्जी नाराज होकर चली गई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि भाई वहां जब लोग ही नहीं थे तो किससे बात करती, तो एक बहाना खोज लिया और उसके बाद वो चलेंगे नहीं। जो हम लोग बात कर रहे थे सर कि ये जो मिडिल क्लास पढ़ा लिखा, और इस बार अर्बन, इस सेकंड फेज में अर्बन वोटर बहुत है, तो उसी का मन बदलने का प्रयास। बीजेपी वही कोशिश कर रही है। पिछले चुनाव को देखें, 2021 का चुनाव, 2026 का चुनाव, उसमें बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने किया अपनी कोशिश में। लेकिन वो बदलाव कितना बड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग मन बदलते भी हैं कि ऐसा नहीं है कि नहीं बदल रहे हों, लेकिन फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी जो भद्रलोक है वो भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की अस्मिता से जोड़कर नहीं देखते। वाई? क्यों? इसीलिए वही जो जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा, अमिताभ जी ने भी, कि वो सिंबल्स का फर्क है, एटीट्यूड का फर्क है, वो दोनों चीज़ें अलग तरीके से देखी जाती है। बांग्ला भाषा को लेकर, अस्मिता को लेकर, और ये लेफ्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये सब नेशनलिज्म की बात है। जी जी बिल्कुल। गुजरात में तो अस्मिता की बात होती रही 20 साल, तब आपने लेफ्ट का जिक्र किया। गुजरात में तो लेफ्ट नहीं है। महाराष्ट्र में अस्मिता की बात होती है, महाराष्ट्र में तो लेफ्ट नहीं है। तमिलनाडु में अस्मिता की बात होती है, तमिलनाडु में तो लेफ्ट नहीं है। सब जगह अपनी क्षेत्रीय ये उत्तर भारत के लोग उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि उत्तर भारत के लिए कोई अलग से वो हिंदुस्तान की एक जो भी संस्कृति है उसके साथ जुड़े बसे काफी हुए यूनिफॉर्मिटी है, काफी यूनिफॉर्मिटी है, इसलिए हमें वो बात समझ में नहीं आती। इसको यदि दूसरे तरीके से देखें तो एक माइनॉरिटी सिंड्रोम के तौर पे देख सकते हैं। वो लेकिन जैसे शुभेंदु ने कहा, गांव वालों ने वोट दे दिया, अब शहर वालों का काम है। भाई गांव वाला भी वहीं का पैदा हुआ पला हुआ आदमी है, वो भी वही बंगाली बोलता है, बंगाली बोलता है, पूजा पाठ लेकिन करता है, गांव वाला गरीब, गांव को गरीब के तौर पर नहीं देखता, लेकिन गरीब पिछड़ा कमजोर आदमी की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है दाल रोटी खाना पीना, उसको वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये भद्रलोक का मतलब है जो एलीट है, एलीट वो अपने एक तरीके से, क्योंकि उसके पास सब चीजें। ये तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। हाँ, वो गरीब आदमी जिसकी बेसिक चिंताएं हैं और वो समझ रहा है कि अब इनसे मेरा काम नहीं बन रहा, मुझे भाजपा के पास जाना पड़ेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो शहर वालों को पहले समझ में आनी चाहिए ना ये बात। नहीं, शहर वालों का एक एलीट जिसको जरूरत ही नहीं है आपकी सरकार की, ने बांग्ला ममता जी की जरूरत है, ने भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। वो एलीट अपने किस्म से चलता है और वो अपने स्टैंडर्ड को सेट करके रखता है। एक चीज खाली जोड़ देना एक बात जुड़ा हुआ है, क्योंकि इधर जाते आते ये समझ में आया, बिल्कुल विजय जी दुरुस्त बात कह रहे हैं। दरअसल वहां जो गरीब है उसको ये बात समझ में आई, तभी तो 16 से 21 में 377 हो गया। आप इसको समझिए, ये जो क्लास है इसको ये बात अभी भी नहीं समझ में आ रही थी। उसके फैक्ट्री उसकी बंद होती चली गई, उसके बच्चे कलकत्ता जाना बंद कर दिए, वो दूसरे शहरों में रहने लगे, वो छोटे छोटे फ्लैट में रह रहे हैं, उनकी 3 मंजिला 4 मंजिला कोठी है, उसमें वो रह रहे हैं, काई जम गई है, लेकिन वो एस्थेटिक सेंस बता रहे हैं। लेकिन अब उनको ये बात थोड़ा सा हिट करने लगी। वो सच है कि लंबे समय तक चूंकि वो खाए पिए घाए थे, उनका अपना एक क्लास था, और चाहे कम्युनिस्ट रहे हो या फिर ये ममता जी रही, ये पूरे, और उसको भी पहले कर लें कांग्रेस वाली सरकार, भद्रलोक का काम तो रुकता नहीं था उनके लिए। तो शहरी वोटर भी आ रहा है बीजेपी की तरफ, अब वो आ रहा। सर बहुत 10 सेकंड, 10 ही सेकंड में बोल रहा हूं। जो साउथ बंगाल है जिसके बारे में अभी जिसके चुनाव होना है, वो सेमी अर्बन है या फिर रूरल बंगाल है, ये हम ध्यान में बार बार हम लोग मतलब आप भी ये मान रहे कि अर्बन पर आप चर्चा नहीं करना चाहते, जो कह रहे हैं आप अर्बन में मान नहीं रहे, तो बता रहा हूं कि रूरल भी है। नहीं, साउथ बंगाल तो रूरल ही है। बंगाल में अब थोड़ी आगे और बात करते हैं, क्योंकि एक खबर आपको मैं दे दूं, राहुल गांधी बंगाल में प्रचार कर रहे हैं। मेरे ऊपर ये भी खबर है कि राहुल गांधी बंगाल में प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी अब ममता बनर्जी पर खुलकर हमलावर हो गए हैं और उनकी कोशिश ये है कि ममता और मोदी को बराबर तोल दो, ये दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई दोनों से है।
ममता जी का लेकिन कभी कभी साथ भी लेना पड़ता है। लेकिन क्या करें, बंगाल में पार्टी ने कहा साहब हम भी हैं यहाँ पे, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, तो वो जिस भी मन से लेकिन ममता जी के खिलाफ बोलने लगे। फिर राहुल गांधी ने कहा कि मैं मोदी से लड़ता हूं, इसीलिए मेरे खिलाफ कितने 32 या 36 उन्होंने केस बताया कि इतने केस चल रहे हैं मेरे खिलाफ। फिर उन्होंने कहा मैं बेल पे हूं, ऐसे ही बोले, मैं बेल पे हूं, बेल लेके आया हूं आपके पास बात करने के लिए, क्योंकि मेरे ऊपर इतने केस हैं। ममता जी के ऊपर कोई मुकदमा है क्या? ममता जी की कोई पूछताछ हुई? मुझसे ईडी ने 55 घंटे पूछताछ की। ममता जी से कभी किसी केस के सिलसिले में किसी एजेंसी ने पूछताछ की? उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं? बीजेपी ममता बनर्जी के करप्शन पर कभी कोई काम क्यों नहीं करती? और उन्होंने कहा ममता जी का शासन करप्ट है, ममता सरकार करप्ट है, तो बीजेपी इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती, मेरे पीछे क्यों पड़ी है? देखिए, मेरे ऊपर 36 केस हैं। क्यों? क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी से, आरएसएस से 24 घंटे लड़ता रहता हूं। आज मैं यहां आया हूं, मैं बेल पर हूं, मैं बेल में हूं और मैं आया हूं। नरेंद्र मोदी ने मेरा सरकारी घर ले लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी थी, और ईडी ने 55 घंटे मेरा इंटेरोगेशन किया। ममता जी का कभी इंटेरोगेशन नहीं किया, ममता जी का घर नहीं छीना, ममता जी पर आक्रमण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि असली लड़ाई तृणमूल से नहीं है, असली लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है, खारगे जी से है, राहुल गांधी से है, प्रियंका गांधी से है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। वैसे कल मेरे फ़ोन में खबर होगी, मैं आपको बता देता हूँ। राहुल जी ने कहा कि मेरी ये लड़ाई जो है मुझसे है, कांग्रेस पार्टी से है और इनसे है। कल ही कांग्रेस पार्टी का एक कैंडिडेट छोड़ के चला गया। कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा था वो कैंडिडेट छोड़ के चला गया, उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। ये तो हालत है उस प्रदेश में जहां वो कह रहे हैं कि सीधी लड़ाई जो है वो मेरे साथ होनी चाहिए। वहां राहुल गांधी की पार्टी का उम्मीदवार वो पार्टी चुनाव से, वोटिंग से 2 दिन पहले छोड़ करके चला जाता है और पार्टी को इसके बारे में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब राहुल गांधी आगे भी ये भी कहते हैं कि फिर वो आए ममता बनर्जी पर, और क्योंकि उनके शासन के बारे में बोलना है। उन्होंने सारी बातें वही बोली जो बीजेपी बोलती है। ये सिंडिकेट चलाते हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं, टीएमसी के लोग जो हैं ये गैंग बना के चलते हैं। अगर आपको कोई भी काम कराना है तो आपको टीएमसी वाले से बात करनी पड़ेगी। सेम चार्जेस एग्जैक्टली जो बीजेपी वहां पर आरोप लगाती है। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। अगर सचमुच में तृणमूल और बीजेपी लड़ाई हो रही होती तो ममता जी पर अनेक केस होते, वो बेल में होती, बेल लेकर बाहर होती, उनका 55-70 घंटे इंटेरोगेशन हुआ होता। अब मैं जो बता रहा था आपको, मोगराहाट पश्चिम से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं। 96 घंटे पहले इन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, उम्मीदवार ने। और राहुल जी कह रहे हैं कि लड़ाई जो है वहां बंगाल में जो है मुख्य लड़ाई तो मुझसे है, ममता बनर्जी से नहीं है। और उन्होंने कहा अगर वो भ्रष्ट है मोदी जी तो ममता जी भी कम नहीं। हाँ त्रिपाठी जी बोलिए। नहीं तो मतलब ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी और तृणमूल में ही लड़ाई है। ये अपने उस वीडियो जो अपील थी उससे लेकर यहाँ यही बात कर रहे हैं। और जब ये कहते हैं कि मेरे ऊपर मामले हैं, तो मामले कोई इसकी वजह से थोड़ी ना है कि कोई वो लड़ाई लड़ रहे थे। मामले तो इसलिए कि ऊटपटांग बयान देते हैं, कोई कहीं मामला दर्ज कर देता है, फिर झड़ाते फुकाते घूमते रहते हैं। तो असली बात बतानी चाहिए। इसकी वजह से नहीं कि कोई मतलब सत्याग्रह कर रहे थे, गांधी जी की तरह कोई आंदोलन कर रहे थे, ऐसा नहीं। पहली बात है। दूसरा, जब आप इस तरह की बातचीत करते हैं तो हमेशा मोमेंटम के साथ जाता है। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। तेलंगाना का चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी वहां अच्छी खासी लड़ाई में थी, लेकिन उसके जो सुर थे
वो एक समय में कमजोर पड़े और लोगों ने कहा कि वो केसीआर के साथ लगे हुए हैं क्या, बाद में वो केसीआर के खिलाफ लड़ाई में आए, तब तक कांग्रेस पार्टी मैदान में आ चुकी थी और जो भाजपा ने भी मोमेंटम बनाया उसका लाभ रेवंत रेड्डी को मिला। ठीक वही स्थिति यहां होती दिख रही है कि आप लड़ाई में नहीं होते तो चलो लोगों को समझ में आता किधर जाना है। अब जब आप आके यहां इस तरह की बात कर रहे हैं तो एक तरह से आप ममता बनर्जी को हटाकर परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और परिवर्तन का सेंटिमेंट किसके पक्ष में है? वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के पक्ष। ये बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहे हैं, मतलब फायदा मतलब बीजेपी इसमें को कोई होगा। अब कंफ्यूजन ही नहीं है। ये अब इतने कम समझदार तो नहीं है कि ये भी आपको हैरानी हुई जितने खुलकर वो ममता जी के लिए बोल रहे हैं? इससे कुछ हैरानी हो रही है? नहीं, मुझे हैरानी नहीं हो रही। मुझे मतलब अब चूंकि ये तो अंदर के लोग बताएंगे, कई लोग ये कहने लगे हैं कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों के लगता है जब तक ममता जी रहेंगे हम नहीं उबर सकते। एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी, ममता जी खत्म हो जाएंगे, अभिषेक इस पार्टी को नहीं चला पाएंगे और हमारे लिए गुंजाइश बन जाएगी। कल मैं 2-3 सीनियर जर्नलिस्ट को सुन रहा था, वो ये टीएमसी और कांग्रेस के बीच में क्या चल रहा है सर ये बता रहे थे। मतलब आपकी लीग वाले सीनियर सब बड़े बड़े लोग वो क्या बता रहे थे? वो ये कह रहे थे, आपको याद है जब ये विमेन्स रिजर्वेशन बिल अभी आया पीछे, तो इस पे टीएमसी ने वोट किया, उसके बाद एक खबर आई थी टीवी पे, सब जगह पर एक सेम टाइम पे एक खबर चली थी। मुझे उस वक्त भी हैरानी हुई थी कि ये खबर ऐसे मतलब क्योंकि ऐसी खबर आती नहीं है जनरली। राहुल गांधी ने अभिषेक बनर्जी को फोन पे थैंक यू बोला, आपको याद है ये बात? हाँ, वो सब जगह खबर आई। वो किसी टीएमसी वाले ने खबर दी थी कि भाई ये राहुल गांधी ने थैंक यू बोला अभिषेक बनर्जी को इसमें हमारे साथ खड़े रहने के लिए। हमारे लिए तो खबर थी, हमने चलाई, लेकिन वो खबर वो चाहते थे कि ये पब्लिक को पता चले। उसकी कहानी क्या है? उसकी कहानी यह है कि राहुल गांधी उससे पहले भी कैंपेन में जाकर ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे थे। ये कम्युनिकेट कराया गया राहुल गांधी को कि आप ममता जी के लिए ऐसे शब्द नहीं कह सकते, टोन डाउन। और ये भी हुआ कि पार्लियामेंट में विमेंस बिल के खिलाफ वोट करने के लिए जब ऑपोजिशन की मीटिंग हुई तो तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि हमारे सांसद बिजी हैं, वो नहीं आ सकते, चुनाव में बिजी हैं, कैंपेन में वो नहीं आएंगे। तो राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे कैसे चलेगा? तो राहुल गांधी ने फिर रिक्वेस्ट करवाया कि नहीं, आप प्लीज वहां से सब लोगों को भेजिए। इसीलिए थैंक यू कहना पड़ा उनको। टीएमसी ने तेवर दे दिए थे कि तुम ममता के खिलाफ बोलोगे, लो हम उसके बिल के लिए नहीं आएंगे, वोटिंग ही उसमें शामिल ही नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद भी अब राहुल गांधी ये कर रहे हैं। अब क्या होगा आगे? अब टीएमसी और राहुल गांधी के रिश्ते क्या होंगे? एक बार तो थैंक यू कह चुके हैं वो। इस तरह से तो चलता रहता है, लेकिन इसका मकसद तो लोग ऐसे ही समझेंगे क्योंकि ममता जी के खिलाफ लड़ रहे हैं और बीजेपी भी ममता जी के खिलाफ लड़ रही है। वहाँ पर सत्ता की लड़ाई तो सत्ता में तो ममता जी है ना, तो उनके खिलाफ लड़ रही हैं। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि ममता जी के खिलाफ बीजेपी और राहुल जी एक साथ लड़ रहे हैं? और उन्होंने अभी 2-4 दिन पहले भी एक वीडियो जारी किया था जिसमें ममता जी पे इससे भी ज्यादा चार्ज लगाया, चार्ज लगाया था, सरकार नहीं चलाई। तो वो है, और उनको टीएमसी से रिश्तों की परवाह नहीं है। और ये बात यदि आप याद करें, मुझे याद आता है कि जो इंडिया ब्लॉक बना था उस समय जो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट की बात हुई थी, दूल्हा बनने की बात हुई थी, तो उस समय ममता बनर्जी ने राहुल जी को लेकर ऑब्जेक्शन किया था। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। तो वो भी एक खास है। भारत जोड़ो यात्रा बंगाल पहुंची और तृणमूल कांग्रेस ने तोड़ लिया। तो वो एक फांस वो भी हो सकती है। और अभी उनको लग रहा है, ये बात भी है कि कांग्रेस के लिए तो जरूरी है कि तृणमूल कांग्रेस कमजोर होगी तब उनका वोटर वहां पर मजबूत होगा, और कांग्रेस से लड़ाई हो सकती थी भारतीय जनता पार्टी की, ये भी बात ठीक है अगर कांग्रेस वहां पर होती तो। अगर टीएमसी हार गई तो ये खुलकर फिर मतलब टीएमसी फटेगी, इन पे फिर फटेगी बिल्कुल। लेकिन अब इतनी सारी चीजें चलती है ना पॉलिटिक्स में कि आप इसको बिल्कुल 1+1 2 और 2+2 4 मत कहिए। जब जैसा होता है उस समय फिर जरूरत पड़ेगी तो कौन सी पार्टी किसके साथ होती है किसके साथ नहीं होती। लेकिन अभी बड़े उलझे हुए रिश्ते दोनों पार्टियों। अभी वो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन है ना, स्टेट इलेक्शन के बाद जब आगे कैसे बढ़ते हैं सेंटर में। और अधीर रंजन चौधरी का पिछले इलेक्शन में हमने देखा है कि किस तरह वो विनिंग कैंडिडेट था, उसके अगेंस्ट जो कैंडिडेट लाया गया वो तो ममता जी की वजह के लिए बली दे दी गई, कांग्रेस ने बली दी जी। सर अगली खबर बताता हूं आपको, इस पे भी क्योंकि थोड़ी टेक्निकल बातें जाननी पड़ेंगी हमको। राघव चड्ढा समेत 7 सांसद राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के इधर चले गए बीजेपी के, और उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि हम अपनी 2/3 मेजोरिटी से अपने राज्यसभा की पार्टी का हम विलय कर देते हैं। राज्यसभा की और लोकसभा की अलग पार्टी तो होती नहीं, एक ही पार्टी होती है। हमने भी कल बात की, हमें भी लगा ये डन डील है कि इसमें कुछ नहीं होगा। कल से अब ये आवाजें जोर पकड़ने लगी हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये जिस तरीके से विलय हुआ है ये विलय गलत हुआ है, ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर बड़े बड़े कानूनविद वो आए, सामने आए।
अब इतना तो क्लियर है कि पहले ये चेयरमैन के सामने, मतलब राज्यसभा चेयरमैन के सामने, वाइस प्रेसिडेंट के सामने इसको चुनौती दी जाएगी, जो दे दी गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि ये विलय नहीं हो सकता, इन सबकी सदस्यता रद्द की जाए। फिर अब अगर वहां से बात नहीं बनती है तो ये भी तय है कि फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उसकी सारी भूमिका तैयार हो चुकी है। इसका ग्राउंड क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, फिर आपको कपिल सिब्बल की बात सुनाऊंगा। कपिल सिब्बल देश के बहुत बड़े वकील हैं और अपोजिशन के लगभग सारे मामलों में वो शामिल भी रहते हैं। नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी है। जी हाँ, वो ये कह रहे हैं कि जिस आर्टिकल का हवाला देकर के राघव चड्ढा ने बताया कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का एक्सरसाइज करते हुए हम बीजेपी में जा रहे हैं, उसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि कोई आप पार्लियामेंट की मतलब विधायिका का कोई एक धड़ा ऐसे जा सकता है। विलय पार्टी का होता है, पार्टी का विलय होगा, उसके बाद सांसद या विधायक वो ये तय करेगा कि मैं जाऊं या ना जाऊं, और वो उसकी व्याख्या की गई है उस आर्टिकल के अंदर। लेकिन ये उल्टी बात नहीं हो सकती कि पहले सांसद विधायक चले जाएं और पार्टी अपनी जगह खड़ी है, पार्टी कहीं नहीं गई। ये लोग कहते हैं कि हमने जाकर के विलय कर दिया। तकनीकी बात है, लेकिन क्योंकि ये मुद्दा बनने जा रहा है, आप सुन लीजिए कपिल सिब्बल को। संविधान में लिखा है, 10th शेड्यूल में लिखा है कि सबसे पहले पॉलिटिकल जो राजनीतिक दल है उसको फैसला लेना होगा कि हम इस पार्टी के साथ मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आम आदमी पार्टी को, क्योंकि तो आम आदमी पार्टी की बात है, अगर आम आदमी पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बैठक बुला के रेजोल्यूशन पास करके यह तय कर लें कि हम भाजपा के साथ एज ए पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करना चाहते हैं, ठीक है, एक दूसरे किस्म का मर्जर भी हो सकता है कि मैं और एक और पार्टी मिल जाएं, हम दोनों कहें कि हम मर्ज करना चाहते हैं, दोनों रेजोल्यूशन पास कर लें और नई पार्टी बना लें। ठीक है, तो पहला कदम होगा पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल को मर्जर करने का। फिर बात आएगी कि जो सांसद में रोट बैठे हुए हैं, सांसद में हैं, जो संसद में बैठे हुए सांसद लोग हैं, उनका मर्जर कैसे होगा। पॉलिटिकल पार्टी तो मर्जर हो गया, समझ लीजिए उस पॉलिटिकल पार्टी के 10 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के हैं, तो अगर वो 10 कहें कि साहब हम तो नहीं करना चाहते, क्योंकि उस समय तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, तो फिर इसमें लिखा है 10th शेड्यूल में कि उसके अगर 2/3 लोग, एक बार राजनीतिक दल का मर्जर हो जाए, उसके बाद 2/3 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस पार्टी के जो लोकसभा में होंगे, अगर वो रेजोल्यूशन पास कर लें तो। अब सिब्बल साहब ने जो कहा वो सबने सुना, सारे सब पीछे से बहस ही शुरू हो गई कि ठीक है कि नहीं है। वो ये कह रहे हैं ये नहीं हो सकता। मैंने उनको भी सुना, वो एक आचार्य साहब थे, अगर आपको याद हो, लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी जनरल, मैं उनको भी सुन रहा था, वो भी कह रहे थे ये मुमकिन, ये पॉसिबल नहीं है। उनका भी राय इसके खिलाफ थी कि ये ठीक, ये दिस इज नॉट, जिस जो भी आर्टिकल कोट किया जा रहा है उसमें ये शेड्यूल की बात है ना, उसमें उसके हिसाब से ये नहीं किया जा सकता। आप मुझे बताइए सर, ये मामला अटकेगा क्या? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि मामला अटकेगा। शिवसेना का मामला अटका क्या? मामला नहीं अटका। और देखिए, 2 हिस्सा इसको मान लीजिए। यदि ये 7 लोग जो टूट करके पार्लियामेंट्री पार्टी से निकल करके आ जाते हैं और एक अपना पार्टी बना लेते हैं और तब जाकर के मर्जर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल इनको दिक्कत आने वाली है। दूसरी बात, जो कपिल सिब्बल शुरुआत में उन्होंने कहा कि पहले पार्टी तय करे, तो पार्टी में कौन तय करेगा भाई? पार्टी में क्या जनरल सेक्रेटरी लोग तय करेगा, उसके मेंबर्स तय करेंगे, वो स्प्लिट होकर के और तब जाकर के कहेंगे कि हम मर्ज कर रहे हैं? ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। होता क्या है कि जहां भी होता है कि जो विधायक है, जितना भी विधायक है, यदि भारतीय जनता पार्टी का मान लेते हैं 2/3 जो है वो सांसद टूट करके कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं जी, तो वो कर सकते हैं। तो वो पार्लियामेंट्रियन ही तय करते हैं, न कि पार्टी तय करती है। जो स्प्लिट होता है, एक ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे वो बहस याद आ गई, उसका अभी तक फैसला हुआ नहीं वैसे सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के मामले का। शिवसेना वाला मामला नहीं, तो वो आप सोचिए, जब वो क्या नाम है, जब तक वो होगा तब तक वो मंत्री, वो उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब जब उतने विधायक लेकर के आया, उस टाइम भी सांसद भी गए थे उनके साथ। उस वक्त बहस क्या चली थी? बहस यही चली थी, बिल्कुल, क्या ये इतने विधायक और इतने एमपी, डू दे कॉन्स्टिट्यूट द पार्टी?
क्या ये पार्टी पर, क्या ये पार्टी है? उसमें अब थोड़ा मैं सा यही भी बात फर्क आपको, आपने बिल्कुल अलग बात कही है ना। तो लेकिन यहां पर तो, लेकिन बात सही है, विलय किसका होगा? विलय तो पार्टी का ही हो सकता है ना, यहाँ तो पार्टी नहीं आ रही है। देखिए उसमें जो बहस चल रही है उसका एक पक्ष एक बार ये इनकी है, बात आ जाए। उसका एक पक्ष ये है कि इंडिविजुअल मेंबर्स मिलके पार्टी बदल के और वो कह दें कि हम नई पार्टी हो गए, ऐसा नहीं होता है। आपको पार्टी 2/3 का बनाना होगा या एक ब्लॉक बनाना होगा, उसको एक नाम देना होगा, उसका विलय होगा किसी भी पार्टी में, तब जाके वो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। और ये क्लियर है, इस पर पहले भी हुआ। लेकिन अब यह है कि ये सारा सोवरेन पार्लियामेंट को माना जाता है, तो स्पीकर और चेयरमैन ही इसका डिसीजन दे सकते हैं कि कौन क्या या है। ऐसा मैं एक चीज और सुन रहा था, किसी को कहते हैं कि या ये कहते हैं कि भाई वी नो लॉन्गर एसोसिएट विद आवर पेरेंट पार्टी, और इनके बैठने की व्यवस्था अलग की जाए। नहीं, वो तो मर्जी कर रहे हैं ना। देखिए, दो बातें हैं। एक तो आपको जो बातचीत चल रही है उसको छोड़िए, उन्होंने इस चेयरमैन को क्या लेटर लिखा है कि भाई क्या हमने अलग ग्रुप बनाया, अलग पार्टी बना ली है, वो बात। पार्टी और संगठन और पार्लियामेंट जो है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप शिवसेना का जो जिक्र कर रहे हैं, वहां पर बहस हो गई थी पार्टी सिंबल को लेकर, पार्टी नेम को लेकर, इसलिए। और पार्टी सिंबल, पार्टी का नाम जो है इलेक्शन कमीशन तय करता है। ये जो मेंबरशिप है एमपीज की और एमएलएज की, ये हाउस तय करता है। स्पीकर जो है या चेयरमैन जो है वो तय कर रहा है। तो यहाँ उन्होंने ग्रुप बनाया 2/3 का, मतलब कपिल सिब्बल को मैं चैलेंज नहीं कर रहा, वो तो ज़्यादा हमसे ज़्यादा ही जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन बहस होती है ना, वकीलों का काम होता है कि वो किस तरह से किस बात को मोड़ें। 10 शेड्यूल में पार्लियामेंट पार्टी और जो संगठन वाली पार्टी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और संगठन की जो पार्टी है उसका कोई लेना देना नहीं एंटी डिफेक्शन से। बिल्कुल, एंटी डिफेक्शन तो संगठन पर तो लागू ही नहीं होता, लागू ही नहीं होता। वो तो इलेक्शन कमीशन का मामला है कि रजिस्टर्ड पार्टी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये दो बातों का फर्क समझिए। मान लिए एक पार्टी बना रखी है हर्षवर्धन जी, वो संगठन किसी के नाम चले जाए, वो एंटी डिफेक्शन में नहीं आती है। एंटी डिफेक्शन केवल हाउस में लागू होता है। ठीक है। तो हाउस में आपने 2/3 मेजोरिटी के साथ चले गए और उस ग्रुप को उसमें मर्ज कर लिया। इसका अभी दूसरा सबसे ताजा उदाहरण है 2019 का, जब टीडीपी के 6 में से 4 सांसद जाकर भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो गए। ठीक है। उससे पहले का बताऊं, जब कांग्रेस की सरकार थी अशोक गहलोत की राजस्थान में, वो 5 के 5 जो एमएलए थे बसपा के, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। अभी जो बिहार वाला हुआ, 5 में से 4 एमआईएम के विधायक एमआईएम सारे मर्ज कर वो गए थे। सारे के सारे मर्ज हो गए। कोई एंटी डिफेक्शन हुआ उसमें? क्योंकि पार्टी अलग चीज है और पार्टी पे एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता। पार्टी है ही नहीं एंटी डिफेक्शन में, केवल एंटी डिफेक्शन तो हाउस में चलता है। मैंने तो 2 लोगों को कोर्ट करके बताया। नहीं, वो ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि वो हो सकता है उनके पास अलग तर्क हो, लेकिन मुझे जितनी समझ आती है वो ये बात है। इसको छोड़ेगी नहीं इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी, वो तो नहीं छोड़े, छोड़े। वो तो जरूरी है कि वो नहीं छोड़े इसको। नहीं जाने देंगे तभी तो कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के तौर पर बहस करेंगे। और फिर यदि प्रैक्टिकल तौर पर देखें, विद्वान वकील, लर्नेड काउंसिल, लेकिन इसको और थोड़ा अच्छे से समझ लें। भारतीय जनता पार्टी को या राघव चड्ढा को या संदीप पाठक को झाड़ू नहीं चाहिए। इसको सरल भाषा में समझो, उनको झाड़ू नहीं चाहिए भाई। वो झाड़ू की लड़ाई नहीं लड़ा, उन्होंने कहा हमारा आपसे, हमने झाड़ू छोड़ दिया। और कोई भी विधानसभा में जो दल है, अगर वो 2/3 टूट कर चला जाएगा तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। पार्टी के लिए पूरे पार्टी स्ट्रक्चर का, जिसको कहते हैं एक वर्टिकल डिवीजन होता है, तब आप सांसद, विधायक, पदाधिकारी तब संभालते हैं। और एक तीसरी स्थिति होती है जिसमें आप कहते हैं कि हमारा आज से इस पार्टी के साथ नहीं रहा, हमें एक अलग समूह के तौर पर मान्यता दी जाए। ये तीनों अलग अलग स्थितियां हैं। ये जो स्थिति है ये एकदम दुरुस्त है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। 10 में से 7 अगर राज्यसभा चले गए तो ये राज्यसभा के चेयर का मसला है, उससे आगे का मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तो जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेंज कर सकते हैं, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो चेयर का अधिकार है ये सिर्फ लिमिटेड टू चेयर ऑफ राज्यसभा, उसके अलावा ये मसला नहीं है। ये कोई इलेक्शन कमीशन या किसी और का मसला है। बाकी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिकल तौर पे तो होई सोई राम रचि राखा। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल महाराष्ट्र है। जी जी जी, हाँ सर, आपके महाराष्ट्र में वो तब तक पोस्टपोन किए रखा जब तक ये इसको खींच सकते थे। लेकिन यहां मैं वही बता, जो तीसरी बात वो कह रहे थे ना कि अब आपको एक ग्रुप बनाना होगा, उस ग्रुप का विलय होगा। मेरी समझ में यही है। जो वो ग्रुप नहीं भी करते हैं, यहाँ पर बात ऐसी कर 7 की चिट्ठी अगर टुकड़ों में जाती तो दिक्कत। लेकिन इस सबसे बेपरवाह केजरीवाल साहब लगातार बंगाल में कैंपेन कर रहे हैं। उसी दिन से लगातार बंगाल में, मतलब उनको इस सब की चिंता नहीं है। क्या उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं? अरे उसी की परवाह ही, इसीलिए तो भाग के गए, चलो कुछ तो बना रहे।
कल को मान लो कि बंगाल में रहेगी तो एक जगह तो आना जाना लगा रहे। बंगाल में कहां से रहेगा? बेपरवाह नहीं, आप कहिए कि परवाह बढ़ गई है, चिंता उनकी बढ़ गई है, इसलिए वो दौड़ के भाग के गए। वरना क्या है वहां 2 दिन पहले तक बंगाल में क्या है? 2 दिन पहले तक वो और मनीष सिसोदिया गुजरात में थे, लोकल चुनाव, लोकल बॉडी इलेक्शन, स्थानीय लोकल बॉडी इलेक्शंस में, स्थानीय चुनाव में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन नितिन नवीन साहब की बॉडी लैंग्वेज से बहुत आश्वस्त लग रहा है कि एक बड़ा फैसला उनके नेतृत्व में पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा जो पॉलिटिकल झटका आम आदमी पार्टी को लगा और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पहली सफलता मिली है। सर उनके नेतृत्व में बिहार जीते हैं सर, नितिन जी के नेतृत्व। ये जट वो तो चुनाव, वो तो संगठन सब लोग लड़ते हैं, तो नहीं जीते, नेतृत्व में नहीं जीते हैं। सरकार चीफ मिनिस्टर भले ही बना लिए। नेतृत्व उस समय नड्डा जी का ही था। अंत में तो किस वक्त आया है? अंत में तो नितिन नवीन जी है। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो उन्हीं के नेतृत्व में, अंत में तो बिहार की सरकार, बिहार में नितिन नवीन जी मुख्यमंत्री उनके नेतृत्व, बस यही मूल ये बात। हाँ, ये बात ठीक है। और उसके बाद ये दूसरा बड़ा मुझे ऑपरेशन समझ में आया, इतनी बहस की हो रही, पार्टी के अध्यक्ष हुए तो वही फैसला करेंगे ना। आपको ये भरोसा नहीं हो रहा कि पार्टी अध्यक्ष फैसला करते हैं? सर वो कह रहे थे कि बनने के बाद ये 2 बड़े काम हुए। हाँ, तो पार्टी लेकिन अध्यक्ष राघव चड्ढा जब थैंक्स दे रहे थे तो उन्होंने नितिन नवीन का नाम नहीं लिया, वो भी थोड़ा एक मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा था। उन्होंने सबका नाम लिया, नितिन नवीन। राघव चड्ढा जब थैंक्स दे रहे थे, अपना जो स्टेटमेंट दे रहे थे, उनमें बीजेपी प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिया था उन्होंने। आप देखिएगा कभी गौर। चलें, खैर उनकी वजह से ही आए हैं, उनकी वजह से ही आए हैं। अब मैं आपको बाबा बागेश्वर जी की एक बात सुनाने जा रहा हूं। ये हमेशा क्या कहते हैं अपने भाषणों में, हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बनाओ, और जो कौन ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनका बड़ा नाम लेते हैं कि देखो वो तो इतने बच्चे पैदा करते हैं, ख़त्म हो जाओगे, धर्म ख़त्म हो जाएगा, सनातन मानने वालों की अगर कमी हो गई तो देश में। तमाम उनका एजेंडा बड़ा क्लियर रहता है। अब ये नागपुर में बोल रहे थे, ये पहले भारत दुर्गा मंदिर का इन्होंने शिलान्यास किया है और सनातन से जुड़े तमाम दिग्गज वहाँ इस मंच पर मौजूद थे। वहाँ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी थे, उन्होंने भी इस धर्म सभा को संबोधित किया और मंदिर की आधारशिला रखी। अब इस मौके पर देश भर के संत महंतों के सामने बाबा बागेश्वर क्या बोले, इन्होंने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की एक तो ललकार लगाई और अपने संबोधन में फिर उन्होंने उसके बाद एक बहुत बड़ा आह्वान किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हर हिंदू से कहा 4 बच्चे पैदा करो, कोई नई बात नहीं, पहले भी कह चुके हैं, 4 बच्चे पैदा करो और एक संघ को दे दो, आरएसएस को दे दो एक बच्चा, ताकि देश पर कोई आपदा आए तो संघ वाले निपट पाएं। जब पूरी भारत में कहीं आपदा आती ना तो लोग प्राण बचाकर भागते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक कार्यकर्ता प्राण बचाकर नहीं भागता, वहां जाकर प्राण बचाता है। ये है स्वयंसेवक संघ, ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो, हाँ, ताकि दूसरों को बचाने को काम आए। अच्छा, ये बयान मुझे इनका इसलिए इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये हमेशा ये कहते थे कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी संस्था से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वो मैं खुद कह रहा हूं, मैं ये मानता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं, इसलिए मैं ऐसी बात करता हूं। अब उन्होंने खुद को बिल्कुल खुलकर अलाइन कर लिया है। हालांकि उनके कार्यक्रम में जब इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाने की शुरुआत की थी तो प्रधानमंत्री भी गए थे, मध्य प्रदेश में जहाँ से ये हैं वहाँ पर वो गए थे, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है बिल्कुल खुलकर संघ के साथ ही आ गए हैं वो। भाई तो एक बच्चा संघ को देने की बात हो रही है। संघ कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, कह लीजिए, कोई कहने में कोई बुराई नहीं। नहीं, कहने में बुराई नहीं, सच्चाई तो यही है कि संघ तो कहता है कि कल जाकर के प्रचारक यदि कांग्रेस पार्टी भी मांगे तो हम कांग्रेस पार्टी को भी देने के लिए तैयार हैं। और मोहन जी ने तो दिल्ली विज्ञान भवन में ये कहा भी था, कहा कि नागपुर में जब कांग्रेस पार्टी को जरूरत पड़ी, उसके छात्र संगठन इकाई को जरूरत पड़ी, हमसे उन्हें सहयोग मांगा, हमने तुरंत उनको सहयोग दिया। कांग्रेस पार्टी यदि कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुद्दों को आप सामने लेकर के चला जाए तो कांग्रेस पार्टी को सहयोग देने से कभी तो। आपको याद होगा 2018 में विज्ञान भवन में जब मोहन भागवत जी ने 3 दिन का उद्बोधन किया था और प्रश्नोत्तरी में प्रश्नों का जो है समाधान किया था, तो उस समय भी ये सवाल आए थे और उस समय भी कहा था कि हाँ, यदि कांग्रेस पार्टी हमसे समर्थन मांगेगी, यदि कहेगी तो हम उनके साथ भी देंगे और हमारा तो संबंध सभी के साथ होता है। एक दूसरी बात कि संघ कभी नहीं कहता, एक चीज गलतफहमी आपके दर्शकों को बता दें, संघ कभी नहीं कहता कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये संघ से इतर जो बाहर के लोग हैं वो इसकी व्याख्या करते हैं। संघ कहता है भारत एक हिंदू राष्ट्र है
ठीक है, तो दोनों के बीच में अंतर है। अब उस हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि कहीं हिंदू राष्ट्र के जो मुख्य अवयव हिंदू हैं वही माइनॉरिटी में ना आ जाए। तो उस संदर्भ में उन्होंने नहीं कहा, जा रहा मैं तो, लेकिन संघ ये तो चाहता ही है ना, जैसे वो आप लोग क्या कहते हैं, मतलब संघ क्या कहता है कि दो ही प्रकार के लोग होते हैं, एक स्वयंसेवक और एक भावी स्वयंसेवक। नहीं वो तो हम लोग है और एक हो जाएगा। नहीं, हम लोग तो ये कहते हैं कि भाई जो हम तो हैं स्वयंसेवक तो हैं, बाकी जिसको कहते हैं कि आप नहीं स्वयंसेवक है वो भावी स्वयंसेवक है। एक ने एक दिन वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुख्य विचारधारा के साथ आकर के जुड़ेगा। और देखिए इतना विस्तार तो हुआ ही है। नहीं वो तो जो बात वो कह रहे हैं, और मैंने भी कहीं पढ़ा कि मतलब अंतिम लक्ष्य क्या है संघ का, कि भाई सोसाइटी में स्वयंसेवक जो है वो एक चाहे हर परिवार में एक स्वयंसेवक हो जाए, यहीं तक जाना चाहते हैं ना। नहीं सोसाइटी के तौर पर आरएसएस की क्या अवधारणा है? नहीं देखिए, विस्तार की बात एक लाइन जोड़ दूं, सोसाइटी के स्तर पर नहीं, इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाना हर संघ की अपने विस्तार को लेकर के क्या सोच है? नहीं, संघ की अपने विस्तार को लेकर बहुत स्पष्ट योजना है, और जिसको शताब्दी वर्ष में उन्होंने करके भी दिखाया है कि हर हिंदू परिवार तक पहुंच जाना है, यही ना। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि उनको हर हिंदू परिवार से प्रचारक निकालना है। थोड़ा सा ये भी हिंदू परिवार स्वयंसेवक बन जाए, ये स्वयंसेवक बन जाना है। तो स्वयंसेवक बनने के लिए प्रचारक थोड़ी बनना है, अपना घर द्वार छोड़ के। तो और बाबा बागेश्वर ठीक है, उनकी अपनी श्रद्धा थी, वो मंच पर सरसंघ चालक जी बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री भी बैठे हुए, तो आमतौर पर जब सरकार सत्ता का इतना बड़ा दिखता है तो उसी के हिसाब से आदमी बोलता है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने भी बोला उसी हिसाब से। संघ कतई ये नहीं कहता है कि आप लोग खूब बच्चे पैदा करके एक बच्चा संघ को दे दीजिए। संघ कहता है कि अगर किसी के मन में यह भावना आए कि घर परिवार छोड़कर राष्ट्र निर्माण के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए आपको काम करना है, तो आप हमारे साथ आइए। संघ ये भी नहीं कहता कि हमारे यहां आ गए तो कोई पट्टा लिखा गया कि अच्छा भाई साहब आ गए, अब जेल हो गई, लौटोगे नहीं। आए 2 साल 3 साल 5 साल या जब तक आपकी इच्छा है काम करिए, नहीं तो लौट जाइए। जाने कितने संघ के स्वयंसेवक आए, प्रचारक बने, पूर्णकालिक बने, लौट गए। जो वो कह रहे हैं, अगर उनको ये होता कि जनसंख्या को कोई लेकर होता तो थोड़ा ज्यादा बेहतर होता, लेकिन संघ को एक बच्चा दे दे, इसको जोड़ के उन्होंने कहा। तो मुझे लगता है कि सत्ता का प्रभाव वहां स्पष्ट था। मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, सरसंघ चालक जी बैठे हुए थे, तो बाबा बागेश्वर की लगा अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सुनने में भी सुंदर लगेगा, और जिस जो कहे कि वहां प्रभाव वाला जो भाव है उसके साथ थोड़ा और सुंदर लगेगा। तो ये सरसंघ चालक जी को सत्ता से क्या मतलब है? आप जो कह रहे हैं कि वहां नहीं, मैंने उसको स्पष्ट कहा। आपने, मैं फिर से दोहरा के पार्ट तो है नहीं कि सरसंघ चालक जी थे, वहां मुख्यमंत्री भी बैठे हुए थे, वहां सत्ता पूरी बैठी हुई थी, तो उनको ये समझ में आ रहा था ना। हम कह रहे हैं मतलब प्रभाव में ज्यादा बाबा बागेश्वर जो है वो ज्यादा बोल गया। सर, आपकी कई किताबों में से कोई एक चैप्टर है, संघ क्या देखता है अपने आप को, मतलब समाज में हम कहाँ हो, हर घर में स्वयंसेवक हो? समाज के लिए काम करने में और समरसता पर संघ काम करता रहता है, और वो चाहते हैं, कोई भी संगठन चाहेगा कि उसका विस्तार हो, इसमें कोई इतनी आपत्ति वाली बात नहीं है कि ठीक है वो काम कर रहा है। मैं तो पूछ रहा हूँ किस हद तक, जैसे मैं उदाहरण देके समझा, तो मैं क्या कहना, संघ की शताब्दी वर्ष, चाइना जैसी पार्टी सोसाइटी चाहता है क्या संघ? संघ की शताब्दी वर्ष की लाइन है कि संघ और समाज में एक रूपता हो जाए, वो कोई अलग ही नहीं करना चाहता, अब संघ और समाज एक हो जाए, वही बात है, ये है, सारा समाज ही संघ हो जाए, यही है ना, ये है। दूध में शक्कर की तरह संघ हो जाने का मतलब क्या है? स्वयंसेवक की परिभाषा तो यही है ना कि स्वयं की प्रेरणा से राष्ट्र के लिए अपने आप को काम के लिए समर्पित कर देना। एक प्रश्न लाजमी है रागी सर कि बागेश्वर जी क्या संघ ज्वाइन कर रहे हैं या संघ नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या उनके ना वो क्यों करेंगे? नहीं वही कह रहा ना, तो अगर इतना प्रभाव करने की बात कह रहे हैं, ये मुझे लगता है थोड़ा सा और भ्रम हो जाता है। सबसे साफ संत, महात्मा, साधु, हिंदू के लिए काम एक गांव में भी करने वाला संघ चाहता है कि उसके साथ बढ़िया व्यवहार। एक लाइन के बाद विजय जी ने मेरी बात कुछ वहां पहुंचा दी थी, फिर वो रुक गए, पता नहीं क्यों। आज आपने कहा कि संघ चाहता है समाज जो है संघमय हो जाए। हाँ, ये मतलब ये लाइन है, ऑफिशियल लाइन है, ऑफिशियल शताब्दी वर्ष की, इसमें कोई मेरी लाइन नहीं है। दैट मींस वैसी कोई सोच है कि मतलब जैसे चाइना में है भाई कम्युनिस्ट पार्टी है, अब वो कैसे विस्तार करना चाहते हैं, वही सरकार है, वही पार्टी है, वही समाज है, संघ अंतर ही नहीं है कोई। फिर से मैं कह रहा हूं, दूध में शक्कर की तरह मिल जाए, ये संघ चाहता है। अब आप इसको जैसे परिभाषित करना चाहते हो परिभाषित कर लीजिए, दूध में शक्कर की तरह, कि पता न चले कि दूध कहां है शक्कर कहां है। संघ यही चाहता है, संघ वही काम कर रहा है, उसमें वो पीछे नहीं हटता। और वो बार बार ये भी कहता है कि हमें जब अगर हम राष्ट्र निर्माण व्यक्ति, और एक चीज और मैं कह दूं, वो हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं कुछ कर रहा है, लेकिन वो मानता है कि हिंदू राष्ट्र ही है,
नहीं वो ठीक है, इसमें भी कोई भ्रम नहीं। और सोसाइटी क्या, सोसाइटी कितना अभी संघ को जो है वो एक्सेप्ट कर पाई है? भारत, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ सर। 11 साल तो मोदी सरकार को हो गए। नहीं अभी तक मान रहे हैं, मतलब मेरे को नंबर नहीं पता, लेकिन संघ मानता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा स्वयंसेवक अभी काम कर रहे हैं। भारत की आबादी केवल 140 करोड़ है अभी। ठीक, ये वेबसाइट पर भी कहा गया कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग स्वयंसेवक के तौर पर काम कर रहे हैं संघ के साथ। तो जो विस्तार जैसा विस्तार उनको लगता होगा वो हुआ है। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्योंकि जो क्लियर कर दूं, प्रतिवेदन था उसमें शाखा और स्वयंसेवक उसका अलग अलग होगा वो, क्योंकि वो पता नहीं वो मतलब 1 करोड़ आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ नंबर दिया हुआ कि स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे इसमें संदेह है। एक चीज जो 5 करोड़ कर दीजिए आप। मतलब मैं ऐसे मुझे नहीं पता, मैं तो उसमें पढ़ा है इसलिए कह रहा हूँ, पर इसमें कोई मुद्दा वो मुद्दा नहीं है ना। संघ का विस्तार हो, संघ चाहे, इसमें क्या आपत्ति? मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई भी संगठन चाहता है कि कैसा, और जैसा वो चाहता है, आप नहीं चाहते आप मत जाइए, वो आपको जबरदस्ती नहीं लेकर जा रहे, ये भी बात ठीक है। और बाबा बागेश्वर पर तो मैं वैसे भी नहीं कोई टिप्पणी करता, मैं इस योग्य समझता नहीं अपने आप को। अच्छा चलिए ठीक है। एक रैली हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की, एक बार वहां आपको हम लोग लेकर के चलते हैं। बंगाल के ठाकुर नगर से बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। को हटाना ही होगा, इसलिए बंगाल का एक ही नारा है, एक ही निर्णय है, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। साथियों, बंगाल के पास सब कुछ है, बंगाल के लोगों के पास सामर्थ्य भी भरपूर है, इसलिए बंगाल फिर से देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है। हमें बस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान को याद रखना है। याद रखोगे? जोर से बताइए, याद रखोगे? याद रखोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों, नेताजी के आह्वान पर देश ने सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आज बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए, हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के महाजंगल राज से, आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी बेकारी और बेरोजगारी से, आजादी लूटती भर्ती परीक्षा से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से, आजादी दंगाइयों और मस्तानों से। तो आप जितनी चीज़ों से आज़ादी बताई प्रधानमंत्री ने, अब देखिए अब ये सेकंड फेज का जो प्रचार है ये बहुत आपको हीटेड दिखाई देगा पिछले फेज से ज़्यादा। अब क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा है, कल शाम को तो वहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी, तो इसमें जितना जोर लगाना है पार्टियों को वो लगा रही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से वोटिंग हुई है उससे सारी पार्टियों को ये मतलब कान तो खड़े हो गए हैं। अब मिशन 2027 पर जुटे हुए अखिलेश यादव, उन्होंने एक टारगेट दे दिया है अभी से। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि 2027 में वो बीजेपी को हराएंगे। कैसे? उन्होंने कहा पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये जो वोट है ये 95% वोटिंग करेगा अगली बार और ये हमको जिताएगा। अच्छा, अब आप कह भी नहीं सकते कि ये नामुमकिन है। 93% से ज्यादा वोटिंग हो गई पश्चिम बंगाल के अंदर, क्या यूपी में ऐसा मुमकिन है? देखिए
एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। बुरे दिन जाने वाले हैं। और भाजपा को हम लोग हराएंगे, हमेशा के लिए हटाएंगे। और इस बार उत्तर प्रदेश में 95% पीडीए, 95% वोटिंग कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। न केवल सफाया हटाएंगे बल्कि रिकॉर्ड बनाने का भी काम करेंगे। 95% पीडीए, 95% वोट डाल करके ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। अब जो अखिलेश जी की कैलकुलेशन है वो ठीक है उनके हिसाब से, एक ही बात है जो वो मान रहे हैं कि सच है। प्रेमाइस उनका क्या है कि ये जो पीडीए है ये सारा उनका है, ये वो मान के चल रहे हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सारा उनका है। तो इसमें से मैं ए भी हटा दूं, जब मान लीजिए सारा उनका है अल्पसंख्यक, लेकिन पिछड़ा और दलित क्या वो अखिलेश जी उसको कह सकते हैं कि वो हमारा बोलते हुए जरा सा भी राहुल जी के लिए आपके मन में नई जगह? मैं दोनों को एक मान रहा हूं ना। मतलब थोड़ा तो अभी तो आप ममता जी और राहुल जी का देख चुके हैं, फिर भी एक मान रहे हैं। वो यूपी में नहीं होगा। अब चलिए आने दीजिए, ये ऐसा मतलब वो कह रहा है 95% वोटिंग करेगा पीडीए, और कैसे बचेंगे योगी साहब? एक मिनट हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में क्या बोला था? अखिलेश जी हमारे मित्र हैं और बहुत समय समय पर हमारी मदद करते रहते हैं। अब आगे बोलिए हर्षवर्धन जी। नहीं देखिए, ठीक है, उनका अपना एक नारा है, उनका अपना एक रणनीतिक तौर पर वोट बैंक बनाने की कोशिश है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। लेकिन पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पिछड़े में यादव छोड़ दें तो बहुतायत अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दलित की बात करते हैं तो दलित तो बहुतायत भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के साथ है, और अल्पसंख्यक में उनको लड़ना है कांग्रेस के साथ। अब इसके बाद जैसे ही उन्होंने पीडीए कह दिया तो एक बड़ा वर्ग बच गया, जिसको अब वो तो जाति जनगणना आ जाएगी तो और अच्छे से आ जाएगा, मैं उसका कोई समर्थक नहीं हूं, लेकिन अच्छा है, अब हो ही रही तो अच्छे से आ जाए जल्दी से। लेकिन अभी तक जो है वो कोई 11%, कोई 12, कोई 13, वो कहता है सिर्फ ब्राह्मण है। सवर्ण मिलाकर 20% के ऊपर हो जाते हैं, तो फिर ये भी आप जोड़ लीजिए, और जब वो 95% हो रहा होगा तो ये भी तो 95% होगा। तो समाजवादी पार्टी कहां बचेगी, ये भी जरा सोचना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर है। और अगर बार बार आप इस तरह की बात करेंगे तो जिसको कहा जाता है ना कि वो एंटी वाला जो रिएक्शन होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो एक सिद्धांत है, तो वो भी तो लागू होगा ना। और अखिलेश जी ये लगातार कर रहे हैं, अब इसका क्या परिणाम होगा वो तो चुनाव में समझ में आएगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सवर्ण जो है पिछड़े और दलितों के खिलाफ है? नहीं, आपने सुना नहीं। मैंने कहा ये जो बात वो कर रहे हैं तो पिछड़ा तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है, दलित बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अल्पसंख्यक में उनको कांग्रेस से लड़ना है। तो जो सवर्ण है वो कहेगा कि ये तो हमको लगातार किनारे किए, आप कह रहे हैं केवल यादव और मुसलमान उनके साथ, सिर्फ यादव मुसलमान देख। अच्छा, इस पर 33 सीटें मिल गई, 37 सीटें मिल गई उनको, केवल जो मिल गए उसकी बात, जो मिल गए उसकी बात तो अलग है। क्या बदल जो वो कह रहे हैं बात बदला, उसके बाद तो यूजीसी ले आए आप। नहीं देखिए, यूजीसी तो फिर दोबारा मैं दोहरा दे रहा हूं, यूजीसी मूर्खतापूर्ण निर्णय था, जिसको सरकार ने भी समझा, शिक्षा मंत्री ने भी समझा, और उसको वापस ले लिया। चलिए, जो यूपी फेवरेबल है बीजेपी के लिए 100%, हाँ, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। और देखिए, अभी तो जाति जनगणना तो हो नहीं रही ना 27 के चुनाव से पहले, आप इस पर क्यों बहस करने लगे? तो नहीं होगी, तब तक तो नहीं होगी, ये तय है ना। यूपी में जितनी बातें की जा रही हैं, यदि हम देखें कि पहली बार 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, दूसरी बार उसमें कम गई। लोकसभा के आंकड़े देखें तो नीचे नीचे जाते आ रहा है। लोगों से बात कीजिए तो एक बात तो बहुत साफ कहते हैं कि जिस आसानी से पिछली बार, उसे आसान भी आप नहीं कहेंगे क्योंकि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो सरकार बनाने ही जा रहे हैं या नहीं बनाने जा रहे हैं। तो जिस आसानी से आम आदमी बात करता है कि जिस आसानी से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाई थी, उतनी आसानी से इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाएगी। क्यों? और उसके पीछे वो बहुत कारण बना। आम आदमी कहता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी तकरार और इतनी लड़ाई और नेतृत्व को लेकर के आम आदमी तक के बातें चली गई। मैं बताऊं, मैंने तो बिल्कुल उल्टा सुना। एक मिनट। दूसरी बात, जो गवर्नेंस का मामला है उसको मुझे लगता है कि सिर्फ एक बुलडोजर के सहारे जो है ना, हम उसे परिभाषित नहीं कर पाएंगे। वो तो देखिए, जो एक हर आदमी जो रोज महसूस करता है वो तो एक अलग ही विषय है ना, गवर्नेंस वाली बात तो जो है। हम तो जो आपने दूसरी बात कही संगठन, सर आप भी बोलिए। इन्होंने भी बदलाव का छत्ता छेड़ दिया साहब ने, पता नहीं। समाजवादी पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इस पर भी डिपेंड करेगी कि बीजेपी क्या नारे लगाती है।
इस पिछले बार हमने देखा 400 पार को लेकर रिएक्शन बहुत हुआ था और उसी का फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ था। और इस टाइप का अगर फिर नारे लगाते हैं, इतनी ओवर कॉन्फिडेंस अगर बीजेपी दिखाने की कोशिश करती है, तो फिर समाजवादी पार्टी यहाँ जीत के आएगी। लेकिन प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, मुझे चिंता हो गई भारतीय जनता नहीं, पार्टी मैं को सिर्फ लेकर। इतना पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा मुश्किल है, तो पिछली बार ही 60-70 सीट तो कम हो गई थी उनकी। मैं फिर इसलिए बोल रहा हूँ, यदि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नट बोल्ट नहीं कसता है प्रदेश के अंदर, किसके कसने हैं सर, ये तो बताइए। प्रदेश के अंदर के नेताओं को। लीडरशिप चेंज की बात कर रहे हैं प्रदेश के, मैं लीडरशिप चेंज नहीं कर सर, रहा। अब आप लोग ना ज्यादा क्लियर है। नहीं, मैं फिर एक बात कहता हूँ, योगी आदित्यनाथ के ही लीडरशिप में वहां पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि यदि आप माइनस कर देते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी मैंने तो जो सुना, मैं तो आप जैसे लोग, हमारे संगी साथी रिपोर्टर लोग, पत्रकार भाई, लोगों से ज्यादा बात होती है, उनका तो कहना है कि वो जो भी टसल था, अब वैसा कोई टसल भी नहीं रह गया लखनऊ के अंदर। जो लखनऊ टू दिल्ली होता था ना लगातार, अब वैसा भी कोई सीन नहीं। लखनऊ दिल्ली तो नहीं कहूंगा मैं, लखनऊ के अंदर जो है सो उसको वो क्या संकट नहीं है अब वहां पर। नहीं, देखिए, एक तो बड़ी स्पष्टता से कहें तो जो टकराहट या टकराव सुनील बंसल और योगी आदित्यनाथ के सरकार संगठन में रहते दिखता था, वो अब नहीं दिखता है। एकदम स्पष्ट, क्योंकि आप वहीं ले जाना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा वो स्पष्टता से बात करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या वो टिकट बांटते समय टकराहट नहीं होगी? असली बात पर आई है ना। और अगर सब कुछ ठीक है, नहीं, नंबर 1, 2, 3 में भी नहीं है, कुछ है क्या? नहीं, देखिए, लोकसभा चुनाव जो कुछ भी गड़बड़ हुआ, 1, 2, 3 यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी की बात कर रहे हैं। तो देखिए, यूपी के 1, 2, 3 से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये कोई मतलब ये विषय नहीं है। ये मुझे लगता है कि ये ठीक है, वैसे अलग है, सबकी महत्वाकांक्षा होती है, किसी की क्यों ना हो, लेकिन दिल्ली और लखनऊ की टकराहट अगर नहीं रहेगी तो चुनाव परिणाम पक्ष में होंगे। अगर दिल्ली और लखनऊ के बीच में लोकसभा चुनाव की तरह रहा, उसी तरह से सीटों पर, उसी तरह से रणनीति पर रहा, तो फिर क्या होगा? फिर प्रोफेसर साहब की बात, आपकी रिपोर्ट क्या है सर? यूपी के इलेक्शन दूर थोड़ी रह गया। मुझे नहीं पता कि कुछ बदल गया है क्या, सब जो डेवलपमेंट हर्ष जी ने बताया उसमें से कोई बदला है क्या। और मुझे ये भी नहीं पता कि दिल्ली में जो आजकल गर्मी बढ़ी हुई है वो केवल मौसम की है या पॉलिटिकल है। और सुन के एकदम टेम्परेचर बढ़ा हुआ सुन के ये भी लग रहा है कि शायद बीजेपी कमजोर हुई है, इसलिए समाजवादी पार्टी का उत्थान हुआ है। नहीं, ये तो ठीक है, बल्कि ये है कि वहां पर जो इश्यूज थे, और खासकर वो जो अंबेडकर साहब वाला वो संविधान को लेकर 24 के जो भी इश्यूज रहे इनके, वो बीजेपी ने दुरुस्त कर लिए। सर 24 में फिर कह रहा हूं, 24 एबरेशन था। ठीक है, अच्छा, हम लोग बात करते हुए, ठीक है, अब नंबर नहीं आए तो आप कुछ भी बात कर सकते हैं। छोड़ दिए 24, लेकिन ये कह रहे हैं 22 में भी कम हुई थी। नहीं, सीटें देखिए, सीटें तो अगर आज ऐसे कहेंगे तो 14 में पीक था, 17 में विधानसभा का पीक था, 19 में नीचे आए, 22 में विधानसभा में आए, 24 में लोकसभा में बहुत नीचे आए। तो ये तो चुनौती योगी आदित्यनाथ के लिए रहेगी। लेकिन यह भी सच है कि आप कोई भी चीज हवा में नहीं होती, उसके पैरेलल में है ना। तो क्या समाजवादी पार्टी उतना गेन करती हुई दिख रही है? वो मुझे नहीं दिखता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में अगर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा समझाइए, ये जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो हम हर सरकार पे लेते हैं, ये बीजेपी की सरकारों पर भी लागू होता है? हाँ, हुआ था ना सर, तभी तो ये हुआ। वो हारेंगे तब पता नहीं तो 10 साल हो गए सरकार को। ये तो सर ऑन अ सीरियस नोट, ये तो अपनी कामयाबी बताते हैं कि हम आए तो एंटी की जगह प्रो इनकम्बेंसी। नहीं, लेकिन ठीक है, 2024 में मैंने समझा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा वहां नहीं होती जहां बीजेपी की सरकार नहीं, बिल्कुल, अगर हारेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी थी। अरे भाई, नंबर कम हुए, अगर लोकसभा में नाराजगी से कम हुए 2024, वो तो नतीजों के बाद ना, नतीजों से पहले भी हम चर्चा कर सकते हैं कि क्या एंटी इनकम्बेंसी है। वो उन्होंने इशारा किया ना इन्होंने कि भाई इन्होंने गवर्नेंस का मुद्दा है, और इसे इग्नोर यदि भारतीय जनता पार्टी करती है तो उसके लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। दूसरी बात, जो पॉलिटिकल तकरार है, ये जो नैरेटिव है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन जो मासेज में जो मैसेज है, ये परसेप्शन को हटाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक और दूसरी बहुत बड़ी बात है जो वोटर हर बार सोचता है, ये नहीं तो कौन के बाद सामने वाला नजर आता है ना। बिल्कुल। क्यों आप कहते हैं कि राहुल गांधी सबसे बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है? नहीं, मैं यही बात तो बिहार के अंदर यही तो हो जाता था, यही हो जाता था। यूपी में है ये बात, बिल्कुल है। अखिलेश यादव को देख करके और उस समय के समाजवादी गुंडा राज को देख करके कौन अखिलेश यादव के साथ वोट करने के लिए तैयार होगा? कम से कम एक हिस्सा तो मैं जानता हूं वो वोट करने के लिए नहीं तैयार होगा। सर, आज आप मन में ज्यादा बोल रहे हैं, टीवी पे कम। नहीं, मैं कह रहा हूं कि सारे इश्यूज को हम अलग अलग रेफरेंस में करते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, तब भी ये सवाल कर रहे थे कि अगर
अरविंद केजरीवाल नहीं तो कौन, लेकिन लोगों ने जिता दिया ना भारतीय जनता पार्टी नहीं, को। सर, तो नहीं, जनता ये तय करती ऐसा है सवाल नहीं था, तो सर, कैसे करना। ऐसा सवाल नहीं था सर। और अभी ममता बनर्जी के खिलाफ कौन है? क्या ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी हैं? सरकार तो बदल सकती है ना। अभी हम यही चर्चा 1 घंटे से कर रहे हैं, तो ये कौन इसके बदले होगा? अर्ली डिबेट आप कर रहे हैं, अभी समय है। वो तो अखिलेश जी बोले इसलिए डिबेट हो रही है। क्लियर है। और कौन? तीन लोग हैं, वही कह रहा हूं, अभी तीन समय नहीं, है। 2 ही चेहरे हैं। दो ही चेहरे। अखिलेश वर्सेस योगी जी की है, यदि भारतीय जनता पार्टी में कोई और चेहरा नहीं हो तो।